सर्विस भी कोई छोटा काम नहीं है, बहुत और बड़ा। सर्विस में भी आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हो। बस आपका जो है ना फोकस और आपका फनल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड आपने स्टार्ट किससे किया? मेरा काम टोटल आउटरीच से शुरू हुआ है। और वो कोल्ड कॉलिंग थी कि ईमेल थी? कोल्ड टेक्सटिंग थी, कोल्ड डीएम था, डिजाइन शुरू करा, फिर एनिमेशन। तो आप ना हर अपनी सर्विस को एक एक करके शुरू करें और हर सर्विस में भी ना घुसें। हायरिंग के टाइम आप क्या देखते हैं? मैं हायरिंग के टाइम देखता हूँ उसमें पोटेंशियल कितना है, उसकी ज़रूरत कितनी। अगर उसके अंदर ज़रूरत है ना उसके पीछे, तो वो काम करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे परसेंटेज वाइज बताएं कि कौन सी सर्विस कितना परसेंट रखती है? सर देखिए, एनिमेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सेगमेंट। ठीक है, लीडरशिप का समझाएं थोड़ा सा। ये मार्केट से लीडर मिल सकता है? जैसे अभी आपने प्रॉब्लम कोट की ना, हाँ। इसी प्रॉब्लम से ही लीडरशिप को शुरू करता हूँ। पहले तो आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि उसको दुनिया में मुझसे अच्छी ऑफर आ ही नहीं सकती। मेरा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा जैसा विजन, मेरा जैसा इकोसिस्टम उसको मिल ही नहीं सकता। लोगों को जब कुछ नहीं दिखता ना, तब वो जाते हैं। मुझे ये बताएं थी, आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स चैनल आपका कौन सा? कोल्ड टेक्सटिंग, कोल्ड कोल्ड डीएम्स। टेक्सटिंग यानी कोल्ड डीएम। एक नीश आपने सेलेक्ट करी, एक अपनी सर्विस सेलेक्ट करी, ठीक है। और उसमें रोज 100 लोगों को भेजना शुरू कर दो। और मैंने ये देखा, ये जो फाइवर अपर पे चले गए ना लोग, ये इसलिए सर्वाइव करके वहाँ पे सेल आई नहीं, वहाँ पे बड़ा हल्का सीन है, और बाद में जब उनको बाहर निकलना पड़ा तो वो फंस गए। ऐसे ही है ना? फाइवर अपर ने भी बड़ी एक गेम करी है। हाँ। उन्होंने क्या करा है कि इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, पहले मैं आपको बताता हूँ इस कम्युनिटी को बनाने का मकसद क्या है। मैं आप तक वो सारे फ्रेमवर्क्स लेके आना चाहता हूँ जो कि आज तक हिडन है, आपको वो एआई के अलावा किसी ने नहीं बताए होने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके अराउंड गेटेड पे वॉल्स लगाई हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेमवर्क्स आपको पता चलें, क्योंकि जब मैं अपनी एजेंसी और अपना एजेंसी बिजनेस चला रहा था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इन्फॉर्मेशन सोर्स कोई नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी बताने वाला नहीं था, कोई मेरी प्रॉब्लम को सुनने समझने वाला नहीं था। इसलिए मैंने ये कम्युनिटी बनाई है, और मैं ये चाहता हूँ कि इन पॉडकास्ट को आप एक फ्रेमवर्क की तरह देखें। यहाँ पे कैंडिड कन्वर्सेशन है, ये मेरा नॉन कमर्शियल नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है। मैं खुल के अगले बंदे से, गेस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन खुलवाऊँगा आपकी एजेंसी, आपके बिज़नेस के लिए, ताकि आप उन चीज़ों से सीखें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी एजेंसी, अपने टेक बिज़नेस को ग्रोथ दें, स्केल करें, उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करें जो आपको सस्टेनेबल बिज़नेस बनाने में हेल्प करें। और उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट एक ये भी होगी आपसे कि आप जाके फेसबुक पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, फाउंडर सर्कल बाय सिंक विद साद, और व्हाट्सएप पे कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन करें। उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया हुआ हमने। और प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती रहे कि यस, आप लोग जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज की पॉडकास्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद मुनीर और आप देख रहे हैं सिंक विद साद। आज की हसल स्टोरी में हमारे ख़ासो ख़ास मेहमान गेस्ट कराची से 2-3 दिन के लिए यहाँ आए थे लाहौर, और मैंने उनको घेर लिए, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोगों के लिए इनके साथ की जो डिस्कशन है, इनका जो फ्रेमवर्क है, इनका जो माइंडसेट है, इनकी जो हसल स्टोरी है, इनकी जो ग्राइंड है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। ये हैं CEO ह्यूमन टेक अतीब हिलाल साहब। 250 बंदों की कंपनी है जो डिज़ाइन, एनिमेशन और मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे हैं कराची से फॉर लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 3 सालों में इनकी कंपनियां 1.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इट्स अ बिग सक्सेस। पोस्ट पेंडेमिक ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई, लेकिन सक्सेस नहीं पा सकी। इन्होंने क्या ऐसा किया, क्या ऐसे फ्रेमवर्क्स किए, क्या ऐसी चीज़ें किए, मैं बहुत सारे सवालात इनसे पूछूंगा, बहुत सारे ओपिनियंस इनके साथ शेयर करूँगा। तो आप भाई लोग जो कमेंट में आके कहते हैं कि आप गेस्ट को बोलने दें, और कुछ आके कहते हैं जो गेस्ट से इंटरव्यू ना करें उनको अपना ओपिनियन भी दें, तो आज मैं सबको राज़ी रखूँगा। तो आपने प्लीज़ ये बातें नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम अतीब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से, बहुत शुक्रिया आप लाहौर आए जज़ाकल्लाह। और आपने टाइम निकाला आज, और बड़ा अच्छा आपके साथ एथिकल बिजनेस फोरम के ऊपर भी गैदरिंग हुई आपकी। वो पाशा की मैं नहीं अटेंड कर सका, लेकिन वो भी आपने की। बड़े शॉर्ट टाइम में आपने काफ़ी माशाल्लाह मैनेज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा लाहौर आके? लाहौर तो आप समझे मेरा सेकंड होम है। मेरी बहन भी यहीं होती हैं, और मेरी हाफ फैमिली पूरी यहीं रहती है। तो हमारा तो हर साल 1-2 चक्कर पक्के हैं। मैं एक रेसिस्ट बात करूं यहाँ पे, मैं समझता हूँ कराची वालों को लाहौर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो ना, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। लाहौर में मैं जैसे होता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग बैठे होते हैं ना, तो हमसे कोई बात करे ना काम की, तो हम कहते हैं यार खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, यार चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हमारी हर चीज़ें रिवॉल्व हो रही है खाने की तरह। कराची में मेरी जितने भी लोगों से होती है ना, ये फोकस वर्क, हसल, ग्राइड,
तो मैं समझता हूँ कि इनके ना शहर बदला दो तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। कराची वालों को कहीं लाहौर आके बजे लाहौर हो जाए कराची। नहीं, नो डाउट, मतलब पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है कंपैरेटिवली, मगर जो कराची के लोग हैं, हाँ मैं पर्सनली बोलूँगा, मैंने पंजाब में भी लोगों के साथ कुछ काम किए मैंने, मगर जो डिसिप्लिन, जितना प्यारा दिल कराची वालों का है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और यही एक रीज़न है, कभी भी कराची से ना मूव करने का दिल नहीं करता। ऐसे ही है। मतलब मेरे अम्मी अब्बू तो अमेरिकन सिटीज़न है, हाँ। और जब हम अम्मी अब्बू बाहर रहे और फिर वापस आए इधर, तो उस वक्त भी उनका यही कहना था कि यार बाहर की ज़िंदगी जितनी भी अच्छी हो जाए, जो ज़िंदगी पाकिस्तान की और जो अय्याशी पाकिस्तान में है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ही है। मतलब ये इतने बड़े घर, नौकर, हमें तो हिलना नहीं पड़ता ना। मैं बड़ा मज़े का वो किस्सा भी कोट करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ ना पहली दफ़ा जब शादी हुई और ट्रिप पे गए, तो हम परेशान ही हो गए। हमने बोला यार ये इतने काम क्यों करने पड़ रहे हैं। सही है, क्योंकि इधर तो खाने पकाने वाला भी था, तो लाने वाला भी था, तो बच्चा संभालने वाला भी था, तो क्या कहते हैं, गाड़ी भी खुद चल रही है, सब चीज़ों के लिए सामान भी उठा के कोई ला रहा है, सामान भी उठा रहा है, सामान भी उठाने की आदत थी। और उधर हम छोटी छोटी चीज़ पे महसूस कर रहे हैं कि यार ये तो सब खुद करना पड़ रहा है। तो हम दोनों बड़ा ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, और माशाल्लाह हम लोगों ने कोई 8 कंट्रीज़, और फिर हर कंट्री में जाके कोई 3-4 सिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने ओवर मेरे ख्याल से 2 years में हमने कोई 8 कंट्रीज़ और 34 या 36 सिटीज़ कवर करी। अच्छा माशाल्लाह। और बेटी के साथ माशाल्लाह। तो बस वो पहला जो ट्रिप था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वही ज़िंदगी हमारी बड़ी आसान है कराची में। सबसे पहले हिट पड़ती है जब कपड़े धोने पड़ते कि यार ये क्या सीन है। ऐसे ही है। तो अब वो चीज़ ना, जैसे ही हम लैंड हुए और हम वापस कराची में एंटर हुए, और ड्राइवर आया, उसने सामान लिया, और दूसरा एक बंदा आया, उसने ट्रॉली ली, और चीज़ें हुई, और वो बेटी को अब्बू ने ले लिया, और मैंने बोला यार बस यही जिंदगी है, इसके लिए ये बाहर नहीं मिलेगी, ये बाहर नहीं मिलेगी। नहीं, ज़बरदस्त। तो ये फैक्ट है, और यही एक वजह है कि जिसमें मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में आईटी कंपनी से मुंसलिक लोग हैं ना, उनकी याशी इसलिए है कि बैठे पाकिस्तान में है और कस्टमर बाहर का है, समझ रहे हैं, वो एक है जिसको हम एक कनेक्शन बना सकते हैं। पुराने टाइम की ये डिफिकल्टी थी कि लोग कहते थे यार हमारे वो मामू ताया ना वो बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जाके कमा के ला रहे हैं। तो हम इम्प्रेस भी बड़ा होते थे, हम कहते थे अच्छा अमेरिका में है, अच्छा वो लंदन में है, वहाँ पे है। मगर अब वो जाने की वो पूरा एक कह लें वो माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे आपकी माइग्रेशन हो जाएगी अगर आप स्मार्ट इनफ हो। जो बंदा यहाँ नहीं कमा सकता ना अब इस दौर में, मैं कहता हूँ आप बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे आते हैं ना, वो कहते हैं कि यार बाहर की ज़िंदगी, और वो मतलब अगर आपने कमाना ही है ना, कमाने के लिए बाहर जा रहे हो तो यहाँ पे भी कमा सकते हो। हज़ारों एग्जांपल्स हैं। और अगर पीआर लेनी है तो वो पैसे से भी ले सकते हैं। सही है। उसके लिए एकदम आपको जो है पूरी बिल्कुल स्क्रैच से वहाँ पे जाके बर्तन धोने से शुरू करके, और जो है ना फिर एक पूरा फिर पीआर पे आना, तो वो उससे अच्छे सॉल्यूशंस अब अवेलेबल हैं। अगर आप मेहनती हो तो आप यहाँ पे भी कर जाओगे। अतीक भाई, मुझे अपनी हसल स्टोरी तो बताएं, ग्राइंड कैसे की आपने, कैसे आपके ज़हन में ह्यूमन टेक। अच्छा, नाम सुन के ना मैंने पहली दफ़ा जब नाम देखा ना आपकी कंपनी का, जान तो पहचान आपके साथ काफ़ी अरसे से मैं कर रहा था फॉलो, मैंने देखा ह्यूमन टेक, तो मुझे 1 मिनट के लिए बड़ा जहन में आया कि यार आप ह्यूमनाइज्ड रोबोट्स का ऊपर काम करें। फिर मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, मुझे लगा शायद आप ना बच्चों को ऑगमेंट करते हैं, और जिस तरह हमारे यहाँ कंपनियाँ। फिर मैंने कहा चलो इनको ना किसी दिन पॉडकास्ट में बुला के बताऊँ क्या है ह्यूमन टेक। तो मुझे आपने वो पूरा सफ़र बताना है ब्रीफली, फिर आज मैं आपसे फ्रेमवर्क निकलवाऊंगा सारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, सफ़र तो मेरा शुरू हुआ बुरे मार्क्स से। अच्छा, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। अगर बुरे मार्क्स आ रहे ना, उसको पता चल जाता है, उसको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। ठीक है। तो बाय द टाइम मतलब मेरी जीपीए टोटल यूनिवर्सिटी में ऐसी होती थी 2.5, 2.7, 2.8। मतलब 2.8 बहुत ही कमाल हो गया। और इवन स्कूल और कॉलेज टाइम पे भी बोलूँ तो 70s में बस आ गई, और 80 हिट हो गया तो भाई कमाल कर दिया मैंने। तो इस तरह से होता था। और वो बच्चे नहीं होते आखिरी रात पढ़ने वाले और सुबह पेपर देने वाले, और रात में सोचने वाले यार काश एक रात और मिल जाए ना मुझे, तो मैं बस तबाही फेर दूंगा। तो मेरे ख्याल में आधा पाकिस्तान ही। हाँ, और अगर आखिरी रात के बाद पता चल जाए पेपर कैंसिल हो गया, कोई मसला हो गया, तो फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर उसी रात पढ़ेंगे। ठीक है, वो वाला बच्चा। तो मैंने असल में ये रियलाइज़ किया कि उस टाइम पे ना, आज से कोई पोस्ट कोविड की बात करें, कोविड कह लें आप, जब एंड हो रहा था तकरीबन, तो उस वक्त लोगों ने बोला यार जॉब्स का सिचुएशन तो बहुत बुरी है, और अब जो एआई आ रहा है या फ्यूचर में जितनी ऑटोमेशन आ रही है,
तो होगा ये कि सीवीज भी ना कंप्यूटर को देते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करता है और फिर वो बुरी CGPA वाले और सब निकल जाते हैं। तो मैंने बोला यार मैं तो ऐसी मतलब CV तक, मैं तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहा ना इस हिसाब से, सिस्टम नहीं निकाल देना। सिस्टम नहीं निकाल देना है। तो अच्छा एक चीज़ मेरे घर में जो मेरे माँ बाप ने मेरे डेवलप की वो बहुत अच्छी की कि हमारे अब्बू के टाइम पे भी अब्बू ने बोला कि यार मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी फैमिली का आपके पास जितना भी हो सही ना, वो बाय टाइम कम पड़ जाता है और लोग इवैल्यूएट और असेस इस बात पे करते हैं कि आप अपने आप में क्या हो। तो वो अल्लाह का शुक्र है बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला यार ठीक है, मेरे अब्बू ने मेरे लिए बहुत किया होगा और मैं इकलौता बेटा भी हूँ, ठीक है, मगर मैं बाय टाइम जब लोग मुझे इवैल्यूएट करेंगे तो क्या कहेंगे यार ये जब अबू मतलब अबू जब अबू मेरा, के हाँ सोने का चम्मच लेके। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो मैंने बोला अगर अब्बू ने इतनी मेहनत की और उनके अब्बू ने इतनी मेहनत की तो फिर मेरी भी तो कोई स्ट्रगल होनी चाहिए। तो मैंने पहला काम शुरू ये करा कि आई वॉज वेरी गुड एट टीचिंग। अच्छा। तो मैंने बोला यार मैं पढ़ा तो सकता हूँ ना, तो मैंने OA लेवल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पहली ट्यूशन जैसे 7-8 क्लास से पढ़ाया और फिर 3,000 रुपये मुझे याद पड़ता है, 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये महीने पे मेरी ट्यूशन लगी। बस में जाता था और उतर के फिर वो जाके ट्यूशन पढ़ाता था बस में वापसी। तो अच्छा घर में गाड़ी थी, मगर ये था कि अब्बू जो है ना मुझे स्ट्रीट स्मार्ट बनाना चाहते थे, कहते थे नहीं इसको हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ से ही गुजरे। तो एक लंबा अरसा उसमें गुजरा पढ़ाने में, और फिर पढ़ाने में मैंने अपने आप को वहीं से अपग्रेड करना सीखा कि मैं 8 को पढ़ा था, मैं यार 9 का कोर्स पक्का करो, फिर O लेवल्स का कोर्स पक्का करो, फिर पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्लियर करो, फिर A लेवल्स को पढ़ाना शुरू करो, उसके कोर्सेज को क्लियर करना शुरू करो। तो मैंने देखा यार यहाँ पे भी बड़ा करियर है, अगर आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहो, या आप कंफर्ट जोन में बैठूँ तो मैं तो बस 7-8 के बच्चों को ही पढ़ाता रहूँगा। तो मैंने जो है वो क्या किया कि अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, वहाँ से थोड़ा सा ट्यूशन और मिलना शुरू हो गई। पहला टर्निंग मोमेंट लाइफ का ये था कि हमने सीखा था कि यार जितना कमाओ ना हलाल कमाओ और पूरी वैल्यू दो उसमें, और अगर उसके अलावा कोई भी आपने कमाया तो वो अगर आपकी उसमें मेहनत नहीं लगी है ना तो वो पैसा आपके लिए नाजायज़ हो गया, जो कि हम आजकल के ज़माने में रियलाइज़ नहीं करते। इवन IT कंपनीज में बोलूँ सर्विस देते हुए नहीं सोचती कि यार कितना हम लैक कर रहे हैं अपनी सर्विस देने में और कस्टमर का कहाँ टाइम हमने वेस्ट कर दिया। कस्टमर को आइडिया नहीं होता है वो क्या अचीव कर सकता था, बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल। कम काम डिलीवर कर दिया, गुड इनफ, बिल्कुल बिल्कुल तो वो भी हलाल नहीं समझा जाता। बिल्कुल ऐसे ही, और मतलब लोगों को आइडिया ही नहीं इस चीज़ आइडिया का, ही नहीं है। हकीकत तो है। मैंने 1 जून जुलाई की छुट्टियाँ आई। अच्छा इस पे ना बहुत तवील पॉडकास्ट हैं, मगर मैं इसको इस किस्से के बाद एंड करूँगा। तो छुट्टियाँ आई तो मैंने जाके एक साहब से पूछा यार 15 दिन पढ़ाया, किसी को 10 दिन पढ़ाया, फ़ीस तो एडवांस होती है पूरी रखी हुई है, क्या करूँ? तो मैंने तो 15 दिन पढ़ाया ही नहीं है। उन्होंने बोला कि जून जुलाई की भी छुट्टियाँ आती हैं, मुफ्ती साहब से उन्होंने बोला अगर माँ बाप चाहें आपसे बाकी दिन पढ़वाना पढ़वा सकते हैं, और स्कूल में भी जून जुलाई की छुट्टियाँ आती हैं, फीसें तो पे होती हैं क्योंकि टीचरों की सैलरी तो जानी है, वो घर कैसे चलाएंगे उन दिनों में, तो आप भी इस पैसे को रख सकते हैं। अगर वो पढ़वाना चाह रहे हैं और आप मना करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, तो आपने फिर पढ़ाना है। मैं घर आया, अब पढ़ाना तो किसी ने नहीं था, कोई जा रहा है छुट्टियों पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और फीस भी किसी ने नहीं मांगी वापसी रिमेनिंग। मैंने अब्बू को बोला, अब्बू बोला देख लो तुम्हारा जहाँ दिल मुतमईन हो रहा है। मैं यार वापस कर देता हूँ, जो नसीब में वो तो मिलेगा नहीं तो पक्का है। मैं गया सबके घरों में, मैंने जाके पैसे वापस कर दिए। उधर अल्लाह ताला ने ये करम किया कि उन्होंने ज़बरदस्ती दे रहे मुझे, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने मैं वापस दे के ज़बरदस्ती घर आ गया। घर आके मुझे कॉल रिसीव होती है कि मेरी मैं जिस अकेडमी से ट्यूशन लेता था ना, तो आपको पता है एजेंसीज बनी होती हैं, ट्यूशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, फर्स्ट मंथ की फ़ीस रखती हैं। ऐसा ही है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला यार मैं तकरीबन 12 साल से ऐसे देता आ रहा हूँ, हज़ारों ट्यूटर्स हैं, कहते हैं पहला ट्यूटर है जिसके लिए मुझे कई माँ बाप की कॉलें आ गई, क्या किया है? तो मैंने बोला कुछ भी नहीं, बस जो मेरा नहीं बनता था वो मैंने वापस कर दिया। तो कोई 1-2 जिनको मैं पढ़ाता तो 6-7 था या 8 पढ़ा रहूँगा शायद उस ज़माने में। तो उन्होंने मुझे बोला कि 2-3 ने उसमें से खैर कॉल कर दी उनको। उसने मुझे बोला मेरे से मिलने आ जाओ। मैं मिलने गया, तो वैसे ही होता है कि ऑनलाइन ही चल रहा होता है, कभी मिला ही नहीं था कौन ओनर क्या वो। उन्होंने बोला आप मेरा पूरा काम संभालो कराची का, और मैं आपको उसके लिए पे भी करूँगा, और जितनी ट्यूशन्स में से आएँ तो आपको खुद जो पढ़ानी हो वो आप भी ले लेना, और आप मुझे पर मंथ की फ़ीस भी आधी देना पहली, ठीक है, या उस पर जो भी आपको लगे 30% दे देना, 50%, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं क्या टर्म थी। तो मैंने ये देखा अल्लाह ताला ने तो मेरे लिए रिस्क के दरवाजे ऐसे खोल दिए, पहली ईमानदारी
और अपने रिस्क को हलाल करने में कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कह लें कि हज़ारों हो गई. नाउ आई हैड टू चूज़ कि यार कौन सी वाली ट्यूशन को पिक करना है और कौन सी वाली को लूज़ करना है. तो जो बिल्कुल हाई टिकट साइज़ वाली होती थी मैं उनको पिक करता था और उधर पढ़ाता था. बाकी जगहों पे मैं लोकेट कर दिया करता था ट्यूटर्स, क्योंकि ट्यूटर्स पूरे कराची के मेरे पास आ गए. तो उधर से ना अल्लाह ताला ने बड़ा बोझ दिया. और वहाँ से फिर जो मेरे पैसे जमा हुए, जब मुझे फील हुआ कि यार मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक पढ़ा नहीं सकता और मैं पढ़ा के कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, तो मैंने फिर नियत की कि यार अपना कोई काम शुरू करूँ. तो 2019 में बैठे बैठे वो कहते हैं ना आईटी कंपनी बनाएंगे, कुछ करेंगे. मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था. अच्छा. और जो आपने सोचा ना वो बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि मैंने आईओटी में इंजीनियरिंग की. तो मैंने बोला मुझे पता था मैं पहुंच गया था. बिल्कुल ये पहुंच गया. TEK वाले जो लोग हैं ना, ये कौन है? बिल्कुल. ठीक है. तो क्या कहते हैं, मैंने बोला यार ये ना हम आईओटी के डिवाइसेस बनाते हैं और वो देना शुरू करते हैं. और टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ ईजियर, ह्यूमन टेक बनाते हैं. अच्छा, बाय द टाइम उसका मैंने ऑफिस घर में सेटअप करना शुरू कर दिया. मैंने अब्बू से रिक्वेस्ट की, ड्राइंग रूम में इधर मैं बना रहा हूँ ऑफिस और बस मैं शुरू करता हूँ. अब्बू ने बोला बिल्कुल कर लो. मैंने बनाया और काम शुरू कर दिया. 8-9 महीने हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे. डिवाइसेस तो बना रहे मगर चाइना की प्राइस को कम्पीट ही नहीं कर सकते आप. सही है, सही है. वो जो खेप में सस्ती चीज़ बेचता है, तो हम तो यहाँ पे हमारे पास उतने एलिमेंट्स और हमारे पास उतनी चीज़ें हैं ही नहीं. हमारे यहाँ तो लोगों का बजट डाई बनाने में ख़त्म हो जाता है. ठीक है, सही है कि भाई डाई बनानी. हाँ. और वो डाई के चक्कर में लोग अपने जो डिज़ाइन होता है वो वही रखते हैं पूरी ज़िंदगी, कहीं दूसरी डाई बनानी पड़ जाए. हाँ. तो मुझे ना उधर रियलाइज़ ये हुआ कि यार ये काम ना बहुत मार्केट कम्पिटिटिव है और इसमें चाइना जो है ना बहुत आगे निकल चुका है. और अगर मैं कहता हूँ कि चाइना को टक्कर भी देनी है तो इसमें तो मुझे पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व करनी पड़ जाएगी. इसमें मैं कुछ चेंज क्रिएट नहीं कर सकता. उस टाइम में मेरे पास जो है ना कुछ लोगों ने आके मुझे बताया था, डिज़ाइन एनिमेशन का काम होता है, ऑनलाइन पर करते हैं और इस तरह बनाते हैं. मैं ना पोस्टर्स बनाया करता था अपनी एकेडमी के. तो जैसे डिज़ाइनिंग करते हैं कैनवा पे और डाल देते हैं, तो मुझे मेरी डिज़ाइनिंग स्किल्स ना अच्छी थी. मुझे इंटीरियर का भी बड़ा शौक था, डिज़ाइन करने का, ऑफिस डिज़ाइन करने का, घर डिज़ाइन करने का. तो मैंने बोला यार ये तो मेरा शौक़ वाली चीज़ है, तो मैं ये कर सकता हूँ. मेरे पास तो ऑफिस भी बना हुआ है और मैं हमारे घर में वो ऑफिस की एंट्रेंस भी बाहर से, तो घर भी डिस्टर्ब नहीं होता था बिल्कुल. तो मैंने बोला चलो यार ये काम शुरू करते हैं. अब बाय द टाइम उसमें ही होता था कोल्ड आउटरीच के थ्रू, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्कॉर्ड पे आप आउटरीच करते हो, वो वाला काम था. अब उसमें उन्होंने बोला आईडीज़ पुरानी होनी चाहिए, आपको जो है ना क्या कहते हैं कॉन्वर्सेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्किल आपकी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए. मैंने बोला यार ये सब तो हो ही जाएगा. चलो फिर मैंने आईडीज़ वगैरह बनाना शुरू करी. इन द मीन वाइल मैं ये आईओटी को एक्सप्लोर कर रहा था मगर मुझे दिख रहा था नहीं हो पा रहा. एक दोस्त आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि यार मुझे वेबसाइट बनवानी है. डेवलपर्स मैंने हायर करे हुए थे, ट्यूशन्स के पैसों से उनकी सैलरियाँ देता था जो भी होती थी उस वक्त. अब मैंने उसकी वेबसाइट बनवाई और उसको मेरा चले जाओ. जब वो जाने लगा उसने बोला नहीं यार आई हैव टू पे समथिंग टू यू. तो मैंने बोला नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं. मैंने ये तो बैठा हुआ है, मेरे पास काम नहीं है इस वक्त, तो ये तुम्हारे काम आ जाए, कोई मसला नहीं है. तो वो ज़बरदस्ती मुझे कैनवला पकड़वा के चला गया. तो अब मैंने उसको बोला यार मुझे नहीं चाहिए. कहता नहीं मैं नहीं लूँगा, चला गया. अब मैंने जब वो पैसे देखे तो मुझे एकदम अच्छा पैसा हाथ में आना ना या कहीं से आप पहला पैसा कमा लो, आपके दिमाग के ना वो जावे खुलते हैं जो कभी भी नहीं खुलते. मतलब आप कह लें वो रास्ते आपके सामने आना शुरू होते हैं, बंदा रियलाइज करते हैं यार ये भी तो है, ये भी तो हो सकता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो मुझे एकदम ख्याल आया यार सर्विस इंडस्ट्री वो है जहाँ पे दुनिया में कोई बंदा कम्पीट नहीं कर सकता, ऐसे ही स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग. तो मैंने बोला कि यार ये तो कमाल हो गया. मतलब अगर चाइना 100 रुपये में कोई चीज़ दे रहा है, मैं कहूँगा मैं 80 में बना रहा हूँ. सर्विस है ना, कंप्यूटर पे आनी है, कंप्यूटर पे बननी है, कंप्यूटर पे वारंटी क्लेम होनी है, कंप्यूटर पे डिलीवर होनी है. मैंने बोला कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. और मैं बोला ओनली इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटर. तो मैंने बोला यार कंप्यूटर्स बाय करते हैं और ना सर्विस बेस्ड सिस्टम लेके चलते हैं और सर्विस इंडस्ट्री में स्केल करते हैं. उधर मैंने अपनी पहला ना जैसे कहते हैं ना स्टेम मार के तहिया प्रॉमिस कर लिया अपने आप से यार सर्विस में रहना है मुझे. ये जो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है और ये फिजिकल प्रोडक्ट वाला बिजनेस है, मुझे ना ये कंपैरेटिवली मतलब मुझे लगा कि दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी. हाँ. तो वहाँ लोगों का ओपिनियन डिफरेंट है मार्केट में. लोग कहते हैं कि यार सर्विस कहाँ फंस गए हैं, अपनी सैस लॉन्च करें, ई कॉमर्स में लॉन्च करें, कोई फिजिकल नहीं. वो अपनी जगह बिल्कुल सही है. देखें अल्लाह ताला ने ना एक इकोसिस्टम दुनिया का ऐसा बनाया है, अगर हर बंदा एक जगह उतर जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी.
मतलब मैं और आप तो कभी भी कुक बनने के लिए रेडी नहीं होंगे ना, हम तो कभी भी डिश वॉशिंग नहीं करेंगे। हमने दोनों की हैं और मैं सबको ओपिनियन देता हूँ कि दोनों में खज्जल सी करना और है, बट उसको एज अ पैशन और जॉब अडॉप्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने सबको एक्सेप्टेबिलिटी दी और एक माइंडसेट दिया, मैं ये करूँगा। यानी जहाँ आपका माइंड लगता है आपने उस साइड पे फोकस उस साइड पे फोकस करना है और आप उधर से ही $1 मिलियन निकालोगे। 100%। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर इन द एंड वो कहते हैं यार ये सर्विस, जो इस प्रोडक्ट की सर्विस वाला काम है नहीं, मुझसे नहीं, उसको आउटसोर्स कर दो। देन अगेन हमारे पास काम आ गया, ठीक है। वो कहते हैं यार इसकी मेंटेनेंस आउटसोर्स कर दो, इसका जो है वो कॉल सेंटर आउटसोर्स कर दो। तो कोई बंदा ठीक है वो कमा तो रहा है, मगर उसमें हिस्सा है उस चीज़ का। मतलब एक बहुत इससे और अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ, मैं ना अपने टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा टाइम ना किसी भी रिपीटेटिव टास्क में वेस्ट नहीं होना चाहिए। इवन हम जैसे कहते हैं ना यार पेपैल पे पेमेंट आ रही है, स्ट्राइप पे पेमेंट आ रही है, आप उसको मर्चेंट्स में नहीं रखो, आप खाली करके बैंक में डाल लो। मर्चेंट्स का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बंद हो जाए, लोग कहते थे ना। तो मुझे उसको खाली करना भी रिपीटेटिव टास्क लगता था, तो मैंने वो भी दे दिया अपने एक एम्प्लॉय भरोसे वाले को। मैंने आप क्या करें इसको। देखिए एक CEO का, एक फाउंडर का माइंड जितना ज़्यादा खाली होगा ना, वो उतना ग्रोथ की तरफ फोकस होके इनिशिएटिव लेगा और वो उसकी एग्जीक्यूशन पे काम करेगा। जितना उसका दिमाग इसकी तरफ आएगा ना कि वो रिपीटेटिव टास्क में फंस जाए और वो उनको ही हल करता रहे मसलों को जो डेली आ रहे हैं, तो उसकी कंपनी मेंटेन तो करेगी, राइज नहीं करेगी। और CEO का काम ही राइज करना है टोटल, अपनी कंपनी के रेवेन्यू को, अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को, ग्रूमिंग को, ओवरऑल एक्सपोजर को, हर चीज़ को उठाना है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ आपने किस टाइम जाके सीखी? क्वेश्चन तो ये क्योंकि पहले दिन तो आपको नहीं आई होनी जब पहला क्लाइंट। चलिए उस स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं ना। तो जब वो समझ में आ गया ना कि यार सर्विस बेस में रहना है, तो हम बात ही कर रहे थे कि सर्विस भी कोई छोटा काम नहीं है, और सर्विस में भी आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस आपका जो है ना फोकस और आपका फनल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी फोकस से क्या मुराद है? फोकस से मकसद ये है कि मैं प्रोडक्ट भी शुरू कर दूं, मैं सर्विस भी शुरू कर दूं, मैं जो है वो डिस्ट्रैक्शंस ना रखें, लेफ्ट राइट ना होते रहें। बिल्कुल। देखें एक मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना आप अपनी कंपनी में, यार मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइनिंग भी कर रहा हूँ, मैं एनिमेशन भी कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट भी कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेशन भी कर रहा हूँ। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एटलीस्ट मास्टर ऑफ वन। एटलीस्ट मास्टर ऑफ वन, ठीक है ना, आप जाने जाओ एक चीज़ से। तो हम भी डिज़ाइन से बने, और फिर उसके बाद जब हमें लगा ना इधर से इतना रेवेन्यू आ रहा है कि अब हम ना भी फोकस करें ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लोग पे हमने एनिमेशन शुरू फिर आपने दूसरी शुरू। फिर जब हमने लगा कि एनिमेशन भी अब बहुत प्रोडक्टिव हो गया, मतलब अब मेरा 50-50 का स्टेक हो गया है, टोटल कंपनी का रेवेन्यू 50% 10 साल, फिर हम चले गए मार्केटिंग और डेवलपमेंट की तरफ। मगर जब मैंने मार्केटिंग और डेवलपमेंट शुरू किया ना, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक और आप कह लें कि रेवोल्यूशन आया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत ज़्यादा सर्विस देना मल्टीपल सेगमेंट्स में भी सही नहीं है। मुझे तकरीबन जिसको मैं कहता हूँ नीश डाउन करें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें ना अल्लाह ताला बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सही रखता है कंपनी में, आप समझते हो आप बहुत काबिल हो, ऐसे ही है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो तो अल्लाह ताला का करम होता है, रियलाइज कराता है बिल्कुल। और फिर बंदा कहता है कि यार ये तो अल्लाह ताला ने मेरी ऑटोमेटिक की हुई थी। मतलब जैसे हम डिज़ाइन और एनिमेशन हमने शुरू करा गेमिंग इंडस्ट्री में काम करना, अच्छा, वो हमारा पहले ही हुआ था। वो तो हमें बाद में पता चला जब हमने मार्केटिंग और डेवलपमेंट को हमने बोला हम दुनिया भर के लिए करेंगे, और वो नहीं चला। तो हमने बोला यार एक सेकंड, ये कैसे चला? जब हमने वो डिफरेंस देखा तो हमने बोला अच्छा हम इधर एक सेगमेंट पे फोकस कर रहे थे और इधर हम किसी सेगमेंट पे फोकस नहीं है, तो हम आए फिर उधर ई कॉमर्स के सेगमेंट को फोकस किया। उधर से हमें रिटर्न उधर से मिलना शुरू हो गया। ये कौन से वाली सर्विस को आपने की ई कॉमर्स में? मार्केटिंग और डेवलपमेंट को हमने ई कॉमर्स, हमने बोला ये ई कॉमर्स के लिए हम कर रहे हैं। राइट। तो कुछ चीज़ें हम इंसान बाय द टाइम सीखता है ना, और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हुई भी होती है, मगर बंदा समझ रहा होता है यार मैं तो बहुत बड़ा वो चीता मतलब मैं तो बिजनेस का चैंपियन हो गया हूँ। तो डिज़ाइन शुरू करा, फिर एनिमेशन। तो आप ना हर अपनी सर्विस को एक एक करके शुरू करें और हर सर्विस में भी ना घुसें। जब मैंने पहले बताया ये मार्केटिंग और वेब जब मैंने शुरू किया ना, मुझे उसको खड़ा करते 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 4.5 करोड़ रुपए लग गए। अच्छा, बिल्कुल। और जब मुझे 4.5 करोड़ पे मेरी इवैल्यूएशन इस तरह थी कि मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पहले नीश डाउन नहीं करा हुआ, फिर जो है वो टीम सही हायर नहीं करी, जर्नलिस्ट रखा हुआ आपने, हर चीज़ जर्नल, मतलब डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं बने हुए, QA नहीं हो रहा, क्लाइंट
आया तो भाग गया, सही है, इस तरह के इतने इश्यूज आए। जब मैंने ब्रेक इवन करके प्रॉफिट में आया उन यूनिट्स में, तो मैंने एवेलुएट करा यार मुझे कितना टाइम लग गया और कितना पैसा लग गया इस पर। तो मैंने देखा यार ये तो कोई इतना लग गया। मैंने अगर मैं 4.5 करोड़ रुपए उस ज़माने में लगा देता डिज़ाइन एनिमेशन की मार्केटिंग पे, तो मैं कुछ नहीं अगर मैं 3 का ROS भी लगाता हूँ या 4 का भी ROS लगाता हूँ, मैं 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो कर चुका होता ना, और जनरेट जो मैं उधर से कर रहा हूँ ऑलरेडी। सही है। फिर मुझे समझ में आया कि यार बहुत ज़्यादा सर्विस ना शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। जो दे रहे हो ना वो अगर एक मुल्क में दे रहे हो तो दूसरा मुल्क शुरू करो, तीसरा मुल्क शुरू करो, चौथा मुल्क शुरू करो, और बहुत सारे 200 ममालिक हैं। अच्छा, मुल्कों पे सोचते हैं हम तो लाखों में सोचते हैं। ठीक है ठीक है। दूसरा, अगर आप एक सेल्स फनल्स के थ्रू बेच रहे हो, एक फनल के थ्रू बेच रहे हो, तो आप उस सर्विस को मल्टीपल सेल्स फनल के थ्रू बेचने की कोशिश करो। मकसद ये है कि अगर मैं कोल्ड आउटरीच से बेच रहा हूँ तो अब मैं उसी सर्विस को पेड एडवर्टाइजमेंट से बेचूँ, फिर उसके बाद मैं उसको नेटवर्किंग से बेचूँ, ठीक है ना, और इवेंट से, फिर मैं उसको जो है वो PR पैकेजेस के थ्रू बेचूँ, फिर मैं उसको जो है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बेचूँ, फिर उसको जो है मैं क्या कहते हैं फाइवर अपवर्क के थ्रू बेचूँ, SEO वगैरह करूँ, फिर मैं उसको SEO के थ्रू बेचूँ। तो देखें तकरीबन ओवरऑल अगर मैं एवेलुएट करूँ तो कोई 7 से 8 तरीके हैं सेल्स के, और अगर उसको मज़ीद हम और बहुत स्पेसिफिक होके नैरो डाउन करें तो हम 9 से ज़्यादा नहीं कह सकते तरीके। आप अपनी हर सर्विस को कम से कम वो 8-9 तरीकों पे लेकर आ जाए। ऐसा ही है 100%। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा आपको वो 8-9 तरीकों की ना एक स्लाइड भी दे दूँ, वो आप इस पॉडकास्ट से अटैच कर दें, तो वो मतलब जो जेनरिक हम कहते हैं जैसे पेड एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके अंदर क्या आ गया भाई, मेटा की एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, तो आपकी जो PPC भी हो रही है, गूगल एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, बिंग पे भी हो रही है, टिकटॉक पे भी हो रही है। क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, वो ईजी हो जाएगा सबके लिए। इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड आपने स्टार्ट किससे किया? क्या आउटबाउंड से किया कि पहले आपने ईमेल की, लोगों को सोशल से आउटरीच किया, या कोल्ड कॉलिंग की? मेरा काम टोटल आउटरीच से शुरू हुआ है। और वो कोल्ड कॉलिंग थी कि ईमेल थी? कोल्ड टेक्सटिंग थी, कोल्ड DM था। कोल्ड DM सोशल पे और टेक्स्ट बिल्कुल पे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो बड़ी पावरफुल चीज़ है। इस पे ना मैं अपनी कम्युनिटी में अक्सर डिस्कस करता हूँ कि लोग इसको बड़ा अंडरमाइन करते हैं कि ये लेबर वर्क टाइप आउटरीच है। ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। असल में हमारी जनरेशन ना मेहनत से भागती है। हाँ, अभी बिल्कुल यहाँ पे लाहौर आने से पहले 1 हफ्ता पहले मेरे पास एक बच्चा आया ऑफिस में, तो उसने बोला यार मुझे आपसे कुछ मेंटोरशिप चाहिए। तो मैं करता ये हूँ कि मैं बुला लेता हूँ, मैं मना नहीं करता, बस टाइम मेरी मर्जी का होगा। मतलब महीने बाद भी हो सकता है, 4 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी हो सकता है, उससे 1.5 महीने बाद भी हो। तो अगर मेरा स्केड्यूल बहुत पैक होता है मैं बोल देता हूँ कि भाई 3 हफ्ते बाद आप दोबारा अप्रोच करना, मैं आपको बुला लूँगा। तो वो बच्चा आया तो उसने मुझे बोला आपसे मैंने पहले भी एक सेशन लिया था पूरा, और उससे ना मुझे बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। इन्फ्लुएंस मिला। मैंने बोला कहाँ आपने गाइडेंस ली थी और कहाँ फ़ायदा हुआ? उसने बोला यार आपने मुझे आउटरीच का बोला था और मैंने आउटरीच किया और मेरी एजेंसी शुरू हो गई है आउटरीच से। अच्छा, ऐसे लोग ना आते मतलब पूछते बहुत हैं, रिजल्ट कोई बताता नहीं है, रिजल्ट नहीं बताता। और वो इत्तेफाक से वो दोबारा आया तो उसने रिजल्ट भी बताया और उसको आगे भी कुछ पूछना था, तो उसने डिस्कस भी करा। तो उसने बोला कि मैंने ना पहले रोज़ 100 लोगों का अप्रोच करना शुरू करा, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, मैं 15-20 दिन बाद थक गया था, मगर एक रिस्पांस जनरेट हो गया और उधर से उस बंदे ने मुझे जो है ना वो काम देना शुरू करा, और अल्टीमेटली हुआ ये कि वो US में उसका काम बढ़ गया और उसने मुझे सारा आउटसोर्स कर दिया, और अब मुझे 2-3 बंदे हायर करने पड़ गए और मेरी अल्टीमेटली एजेंसी बन गई वो एक लीड से। और कह रहा है बाकी 2-3 फॉलोअप्स और ही बने हुए थे उधर से, जिनको मैंने खुद करा नहीं, और मैं उधर काम में लग गया और इधर मेरी आउटरीच रह गई। कह रहा मगर मैं शुरू वहीं से हुआ जो आपने समझाया था। लोग क्या करते हैं, लोगों को जब समझाते हैं लोग ना थकते बहुत जल्दी है ना, हमारी आवाम तो बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करना चाहती है, गिव अप कर देते हैं, हाफ वे में प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरा अपना ख्याल है कि इंसान को जो है ना किसी भी चीज़ शुरू करिए ना उसका रिजल्ट 1 क्वार्टर से पहले मिनिमम एक्सपेक्ट ना करें। नया आप सेल्स का फनल स्टार्ट कर रहे हैं, आप जहन में रखिए 2 क्वार्टर लग जाएंगे, 1 क्वार्टर में हो जाए तो क्या ही बात है। ऐसा ही है, आप कोई नया इनिशिएटिव कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 2 क्वार्टर रखें, 1 क्वार्टर में हो जाए तो क्या ही ज़बरदस्त है। पर 2 क्वार्टर में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स और रिजल्ट और गलतियाँ एनालाइज करने के लिए इतना टेन्योर काफ़ी होता है। ट्रू, ठीक है, मगर 1 क्वार्टर में रिजल्ट आ जाता है। एटलीस्ट 3 महीने गुड इनफ है, 90 दिन में आपको समझ आ जाती है। एग्जैक्टली। तो मैं भी ना कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ तो मैं उसको फिर क्वार्टर के ऊपर एवेलुएट करता हूँ। अभी आपकी टीम में कोल्ड कॉलिंग करते हैं? हम लोग कोल्ड कॉलिंग भी करते हैं, हम कोल्ड टेक्सटिंग भी करते हैं। और अच्छा मेरी ना एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है कि मेरा सेल्स फनल इतना अच्छा होना चाहिए और इतने सारे फनल्स होने चाहिए, मेरी पेमेंट हर घंटे गिरती रहे। क्या मतलब?
मतलब यानी ये आपको है, छन छन की आवाज आती रहनी चाहिए। आती रहनी चाहिए, मेरा फ़ोन बजता रहे, ईमेल आती रहे, हाँ, पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल सर्विसेज मतलब के वो ऊपर $100 की भी आप ओके हैं, मैं ओके हूँ, मैं 50 से भी ओके हूँ, बस आप चाहे लोगो ही बिके, चलता रहे। चलता रहे। देखिए कंपनियों को मैंने देखा कि आपको ई सबसे कॉमर्स स्टोर खोलना चाहिए। नहीं, उसमें ना टिकट साइज बहुत बड़ा होता है हाँ, और नेट एनपी बहुत छोटा होता है। हाँ, मतलब जब हम सर्विस बेचते हैं एनपी बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये है, ये एक गुड पॉइंट है। हाँ। तो एनपी से मुराद नेट प्रॉफिट, अगर नेट किसी को प्रॉफिट, समझ नहीं आया। बिल्कुल। तो मुझे होता है कि एनपी बड़ा होता है ना हाँ, उसमें, हाँ, अब जब पेमेंट कंटिन्यूस आ रही है ना उधर मुझे मज़ा आता है। ट्रू ट्रू। मैंने देखा कंपनियां ज़्यादातर मरती हैं किस वजह से, क्योंकि कैश फ्लो ख़राब होता है। ठीक है, कैश फ्लो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता। सोचा ही नहीं होता। ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। ऐसा ही है। और ये अच्छा मुझे पहले लोग समझाते थे कि यार देखो पैसे को बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करो, चीज़ें करो, मैं समझता ही नहीं था। वही अपना बस। जो आया लगा दिया, एक्सपेंशन माइंडसेट है, कोई कैश फ्लो मेंटेन नहीं करा, कोई चीज़ें नहीं करी, कोई सेविंग्स चलें, नहीं। आपका एक्सपेंशन माइंडसेट है, लोग तो हैवी बाइक, गाड़ियाँ, मोबाइल और वो चीज़ों में लग जाते बिल्कुल। तो नहीं वो काम तो वो भी मैंने करे, अच्छा। काम तो वो भी मैंने करे। तो हमारे अब्बू को शौक था मर्सिडीज़ का, अब्बू को मर्सिडीज़ गिफ्ट कर दी, अम्मी को शौक था Nice, फॉर्च्यूनर का, अम्मी के लिए फॉर्च्यूनर लेके दे दी। nice, तो गलतियां तो ये सारी हाँ, करी हाँ। हैं, नहीं, माँ मगर बाप के लिए ये खैर है, कोई हाँ बात वो तो उसकी एक अलग बरकत भी फिर हमने हाँ। देखी बाद में। मगर मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि वो बाय द टाइम ना कुछ चीज़ें इंसान ना जब तक गुजरता नहीं है तब तक उसको अकल नहीं आती। मैं कहता अब उसके बाद मेरी डेफिनेशन ये है कि जब तक इंसान बैंकरप्ट नहीं होता ना तब तक वो बिजनेसमैन नहीं बनता। ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा ना फाइनेंशियल लॉस में जाए और लॉस से वापस उठ के दिखाए। तो अब जब मेरे पास कोई आता है ना और वो बताता है कि मैंने कंपनी शुरू करी और मैं इतने पे हूँ, मैं कहता हूँ यार डूबे कब हो, बुरा वक्त कब देखा है, बड़ी डीप बात है। क्या कहते हैं बैंकरप्सी कब देखी है। अगर वो कहता है यार अल्हम्दुलिल्लाह आज तक देखी ही नहीं, तो कहता हूँ तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। या तो तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो वो सब देख कर आए हुए हैं और वो तुम्हें प्रिवेंट बचा करके रहे चल हैं। रहे हैं, प्रिवेंट करके चल रहे हैं, या तुम्हें मेंटोरशिप ऐसी मिली हुई है, या तुम्हारा नेचर इतना डर वाला है कि तुम उतने बोल्ड स्टेप लेते नहीं हो, रिस्क वाले, तुम बहुत कैलकुलेटेड चलते हो। वरना जितने 95% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैं ना वो बहुत बोल्ड स्टेप लेते हैं, बहुत अग्रेसिव ग्रोथ करते हैं, कैश फ्लोज मेंटेन नहीं करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी होती नहीं, अपने क्या कहते हैं लग्जरी के ऊपर इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, उनका कैश फ्लो ख़राब होता है और कंपनियां वहीं से डेड होती हैं। और वो जब डेड होती हैं ना उसके बाद उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होती उठने की। ये आपने इतनी डीप, खूबसूरत, और इस टाइम हमारी आईटी इंडस्ट्री को एक कूजे में आपने ना समेट के बता बिल्कुल ऐसे ही। यही हो रहा है। और उस वक्त जब आप अपने कोलीग्स का, पीयर्स का, दोस्तों का जो आप रवैया देखते हो, चीज़ें देखते हो, उसमें जो आप टूटते हो, तो अगर आप वहाँ से खड़े हो सकते हो ना तो आप रियल स्ट्रगलर हो। कल का जो Real दोस्त आपके entrepreneur। साथ उठता बैठता था, आज वो सबसे बुरा कह रहा है कल का जो पार्टनर आपको कहता था आप वो तो भी मेरे सबसे बुरा मेंटर कह भी रहा हैं, आपके जो टीम थी आपके साथ खड़े। जो लोग कह रहे हैं कि यार आपने हमारे लिए बहुत किया, वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने सर हमारी लॉयल्टी, जिंदगी हमारी लॉयल्टी है कंपनी के साथ। बिल्कुल वो कहेगा मैं कि यही यार सारों को समझाता हूँ कि फ्रेमवर्क और चीज़ें आपकी डिफाइन उधर जो खड़े हो गए ना उनको कभी छोड़ना भी नहीं है। हाँ, ये और देखिए इंसान है ना, गलती तो होगी। मतलब मैं कहता हूँ ये तो कहीं किसी किताब में लिखा ही नहीं, किसी सीईओ से गलती नहीं होगी, किसी फाउंडर से गलती नहीं होगी। ये एक्सेप्टेंस आपके पार्टनर्स में और लोगों में जिनमें है ना कि यार हो गई ना, अगर इससे गलती तो क्या हो गया, बनाया भी तो था इसने, हाँ, साथ यहाँ मिलके तक पहुँचे भी तो हैं। पहुंचे भी तो थे, तो अगर हो गई तो चलो अब इससे निकलने का भी प्लान करते हैं। जब हम डूबते हैं ना, डूबते हुए लोगों का जब अपना रेवेन्यू कम होता है तो वो चीज़ सहने वाला हर कोई नहीं होता। मतलब मिसाल ये, अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, मिसाल है, और मैं एज अ फाउंडर मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, 4 लाख इस महीने आगे खैर है, या नहीं भी आए तो खैर है। मगर मेरे साथ जो बनाने वाले हैं, अगर वो 5 लाख से 3 लाख पे आ गए ना, उधर आपको उनकी लॉयल्टी पता चल जाएगी। 100%। तो उसमें से कई सारे होंगे जो अपनी मजबूरी के बायस कह रहे होंगे कि यार नहीं हो हम तो नहीं सकता। सह सकते इसको, हम जा रहे हैं। और कुछ लोग होंगे कहेंगे यार 2 लाख भी कर दो, यहीं रहेंगे, वापस ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सच बात ये देखें, हालात ना अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है, इंसान को ऐसा बनाया है कि उसके बाद जितना होगा ना उसमें गुजारा करेगा। लाख भी हो रहा होगा ना तब भी उसमें चल लेगा। 100%। ठीक है, तो ये माइंडसेट की, दिल की बात है कि आप कितना जुड़ना चाहते हो, कितना साथ रहना चाहते हो, कितना आगे बढ़ना चाहते ये बड़ी डीप बात आपने बता दी। हो। और ये कह लें कि ये वही बंदा बोलेगा और वही बंदा समझेगा जो उन चीज़ों से गुजरा हुआ है। तो मैं ही कहता हूँ कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी, जो बैंकरप्ट ज़रूर देखें भाई,
अगर बैंकरप्ट हो गया है ना और वापस इसका खड़ा हो मतलब गया है, आज अतीब भाई कह रहे हैं एक दफ़ा बैंकरप्सी का सामना करें, हाँ सामना अपने करें। अपने बैंकरप्सी से मुराद अपना कैश फ्लो देखें कि ठंडा पड़ गया और आपने अभी गुजारे करने हैं, चलानी है चीज़ें। वो जो ऐसे ही माइंडसेट है है, ना जिस टाइम में ऐसे ही है, फाउंडर का दिमाग होता है कि यार बैंक में पैसे नहीं आए, परसों सैलरियां देनी है, बिल्कुल जेब से ऐसे ही लगाने है, हैं तो थोड़े से पैसे पड़े और टीम के सामने मुस्कुरा के जाना है, उनका बिल्कुल ऐसे, मोराल अप रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लाइंट दो छोड़ गए हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी टीम में वो नया रिसोर्स जो था, वो जो आपने एक्सपेक्टेशन की थी वो उस तरह से काम नहीं कर रहा। वो सारा जो मैं कहता हूँ ना तूफान को जो मैनेज करना है ना, बहुत उसको एक मुश्किल दफ़ा है, ग्राइंड से गुजरे ना, वही आपकी है जो बिल्कुल ऐसे ही है, एक्चुअल पावर बनाता है बिल्कुल ऐसे ही है, एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो लोग खड़े हो जाए ना उस वक्त, वो हाँ, समझे बस वो आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, नेमत भाई दी है। इनको लेके चलना है पूरी ज़िंदगी। हाँ, और हर हर कंपनी में इतने अच्छे लोग अल्लाह ताला देता है जो खड़े आपने होते हैं। फर्स्ट बैंकरप्सी का फेस की? मैंने 3 साल बाद की थी, 3 साल तो हमने अग्रेसिवली ग्रो किया, हम 350 लोगों पे चले गए। अच्छा, उसके वो बाद बस पैसा आ रहा है, टीम हायर करी जाओ, वो शुरू बस में टेबल लगाओ, कुर्सी लगाओ, कंप्यूटर लगाओ, एक्सपेंशन बंदा में। बिठाओ, हाँ, ये कंप्यूटर कौन जहन सा था। चाहिए, महंगे वाला लगाओ इसको कोई वो। भी लगा दो, बस हाँ, बस बंदा बिठाओ। हाँ, ठीक है ना, बस ये हमारे जहन में ना माइंडसेट हो गया, सर्विस देनी है बस। हाँ, नीचे बेचने पे लगाओ लोगों को, ऊपर बनाने पे लगाओ। 2 फ्लोर्स हमने ऑफिस के सेट करे, ऊपर राइट, बनाने का, नीचे हाँ, आने का। और कोई केपीआई क्या होती है, हाँ, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कंप्लाइंस क्या होती है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, और अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ था, लकीली चल रहे थे। हाँ, मगर जब वो दूसरा सेगमेंट भी पैसे मांग रहा है, तीसरा सेगमेंट भी पैसा मांग रहा है, और वो पहला सेगमेंट थोड़ा सा लो हो गया है, तो सब हिल गया, हिल गया। सब हिल ऐसे गया। ही है, ऐसे ही है। और आपने मेंटेन नहीं करा हुआ। तो ये फाइनेंशियल मेच्योरिटी के लिए मैं कहता हूँ कंपनी में ना अच्छे, कहते हैं ना बाबे, वो सनी अली कहता था ना, बाबे रखो, बाबे। बाबे रखो। तो वो बाबे इसलिए बोलता था, वो गुजरे हुए होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरा वो वक्त देखा हुआ होता है। आपने वो टाइम देखा कि आपको किसी बंदे को इस वजह से लेट गो करना पड़ा कि बिजनेस में अब वो जान नहीं रही, कैश फ्लो कम हो गया, क्लाइंट चले गए, बट वो बंदा सही था, कभी करना पड़ा? अच्छा देखें, फायरिंग और हायरिंग पे मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ आपका माइंड से। मेरी एक शुरू से कोशिश रही है, मैंने कभी भी ज़िंदगी में ले ऑफ नहीं करे। हाँ, सही है, मेजर नहीं करे। मेजर इस तरह कहूँगा, मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ले ऑफ करा, वो भी 8-9 लड़कों को करा। मगर उसके 2 रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि उधर काम नहीं आ रहा था, मगर मैं उनको सस्टेन भी कर लेता, मगर मुझे उनमें पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था कि ये साथ स्ट्रगल करके निकाल देंगे। उनका ये था कि अगर नहीं है तो भाई गेम ही खेल लेते हैं, सही है ना, बैठे हुए। तो उसमें फिर क्या होता है, अगर आपकी टीम साथ खड़ी हो जाए ना और बोले कि निकाल देंगे सर, कोई मसला नहीं है, तो बंदा कहता है बस ठीक है। अच्छा, ये जब एक छोटी टीम है ना, उस वक्त ये चीज़ नहीं कह रहा मैं, उस वक्त तो आपका ही काम है ये सारा मेंटेन करना। मगर जब आप बड़े हो जाते हो ना, आपके पास 350 एम्प्लॉयज़ हैं और 50 मैनेजर्स हैं, और कोई एक मैनेजर के अंडर की 15 की टीम ये तंग कर रही है, और फिर वो साथ भी खड़ा नहीं हो रही है, और फिर वो नेगेटिव भी हो रही है। मतलब एक तो आप उनको बेयर करने की कोशिश कर रहे हो और साथ खड़े होकर चलाने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ वो आपसे नाराज़ भी हो रही है। तो फिर बंदा कहता है यार शायद जाने देना बेहतर है, जाने देना बेहतर। तो उधर आके मैंने एक दफ़ा डिसीजन लिया है। मगर बाकी जब भी कोई गया तो वो अपनी मर्जी से गया। हायरिंग के टाइम आप क्या देखते हैं? मैं हायरिंग के टाइम देखता हूँ उसमें पोटेंशियल कितना है, उसकी ज़रूरत कितनी है। अगर उसके अंदर ज़रूरत है ना उसके पीछे, तो वो काम करेगा और वो सीख कराची लेगा। में मैंने देखा है लोग ज़रूरत पे बड़ा फोकस रखते हैं और एटीट्यूड पे बड़ा फोकस रखते हैं कि बंदा सही है कि नहीं, लेकिन जो आपका है ना लाहौर साइड में, हम देखते हैं यार टेक्निकल है लड़का, किस कंपनी में, उधर चल रहा है इधर भी चल जाएगा, लगाओ 5,000 ऊपर। ये आपको भी ऐसी वाइब है? नहीं, मतलब देखिए, एक्सपीरियंस का नो डाउट कोई रद्दो बदल तो नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। अच्छे बंदे रखना और ऐसे लोग रखना जिनका माइंडसेट अच्छा हो, जिनका, मगर ना एक और चीज़ ये, जब आप लोग रख तो लेते हैं, वही कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं ना। मतलब आप जब बोलते हो कि दूसरी कंपनी का बंदा है, 5,000 ऊपर दे तो रख लो, आप लोग असल में इसको नहीं देख रहे होते कि उस कंपनी का, आप लोग ये देख रहे होते हो कि ये कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीकर आया हुआ है, ये आके मेरे कल्चर को समझेगा। इसने वो सारे उधर इतने प्रोजेक्ट्स बनाने में वो सारी हासिल कर ली होगी जो टेक्निकल आते हैं, तो आप लोग भी असल में वो देख रहे होते हो, मगर हम नाम उसको ही देते हैं यार 5,000 में बंदा काट दिया, ठीक है। अच्छा, मैं सेल का फ्रेमवर्क पे आता हूँ आपके साथ, और मेरे पास कुछ बड़े मज़े के आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं। पहले मुझे ये बताएं, आज एक बच्चा, मेरे पास जो बहुत सारे सवाल आते हैं ना, उसमें यह आता है कि आज एक बच्चा है और वो बच्चा आके कहता है मैं आपकी पॉडकास्ट सुनेगा और वो कहेगा कि यार मैं भी ह्यूमन टैक बनाता हूँ और मैं भी
डिज़ाइन एनिमेशन या मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च करता हो, आपकी नज़र में उसको सबसे पहला सेल्स फोकस्ड के कहाँ से शुरू करना चाहिए? आउटबाउंड करे, इन्वेस्ट करे एड्स में, एसईओ पे फोकस करे, कंटेंट मार्केटिंग अब बड़ा यूज़फुल हो गया, और उसकी सर्विस ऑफर वो सारा ज़रा थोड़ा सा समझाएं। अच्छा, ये तो है सेकेंडरी चीज़ जो आपका सवाल है। इससे पहली चीज़ ये है कि वो ह्यूमन टेक की फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के डिसीजन ले रहा है अपनी एजेंसी खोलने का, या पैशन को Majority देख, तो यही या कर रहे उसका वो पैशन है। मेजॉरिटी तो देखेंगे भाईजान $1.5 मिलियन की एजेंसी है, मैंने भी $2 मिलियन की बनना है। बिल्कुल, अगर उसका फाइनेंशियल गोल है तो वो बन नहीं पाएगा। मेरे पास से अब तक कोई 16 स्टार्टअप्स खड़े हो गए होंगे। ये जो आपने बात की है ना, इस पे $1 मिलियन वाला वो जो है ना, मैं कोट लगाना चाहता हूँ। इफ यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी जस्ट फॉर फाइनेंशियल गोल्स, यू विल नेवर एवर एवर बी सक्सेसफुल। बिल्कुल ऐसे ही। पैशन और ड्राइव होनी चाहिए। पैशन है ना तो वो खड़ा हो जाएगा। तो मैं बता रहा था, टोटल 16 कंपनीज मेरे पास से अब तक खड़ी हो गई होंगी, जो मेरी अपनी एक रफ कैलकुलेशन है। नामों को गिनते हुए यार वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मगर उसमें से किसी एक को ही मैं जानता हूँ जिसका मुझे नाम याद आ जाता है फ़ौरन कि हाँ यार ये भी चला रहा है, और वो भी कोई मेरे ख्याल से 15-20 बंदों पे, दैट्स इट। ठीक है, तो और वो भी शायद उसका कहीं ना कहीं पैशन मुझे दिखता है, तो इस वजह से वो चल ठीक है, वो चल रहा है। मेरा पैशन जो है वो है, मैंने जब पहले दिन शुरू किया तब से अब तक टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो मेरी खुशी जो है ना वो है व्हेन आई इंक्रीज माई हेड काउंट। मैं कहता हूँ यार 10 ज़्यादा हो गए, 10 लोगों का और रोजगार लग गया, 20 ज़्यादा हो गए। ये पहले गलती से पहले, मतलब मेरी बैंकरप्सी से पहले ये था कि बस लोग बिठाओ, और अब ये है कि कैलकुलेटेड लोग बिठाओ और उनको पूरा यूटिलाइज करो। ठीक है, तो हम 350 के स्केल से 190 पे गए, 190 से वापस उठ के जब सीधे ठीक करी तो 250 पे आए, मगर रेवेन्यू 350 वाला था 250 लोगों पे। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम रिसोर्स के जो है ना वो यूटिलाइजेशन सही नहीं कर रहे। ये जो लर्निंग्स और ये जो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं वक्त के साथ साथ। अब दूसरा हिस्सा आपके जवाब का, अगर वो बच्चा शुरू करना चाहता है तो देखें, आपके पास ना इस वक्त दुनिया का बेस्ट एडवाइज़र ChatGPT और क्लॉड है, और मेरा भी वही है। मतलब अगर कोई बंदा बोले कि यार अतीब हिलाल का असिस्टेंट हायर करना है, तो आप उसको कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं? तो बंदा बोलेगा यार अतीब के साथ रहा है, 1-2 लाख ऊपर दे देते हैं, पकड़ लो। हाँ पकड़ लो, इसके बाद तजर्बा है, नॉलेज है। तो मेरा कोई नहीं, वो असिस्टेंट आपके पास भी है, ठीक है ना, ChatGPT। आप उसको जाके लिखें यार मेरी ये नीश है, मेरा ये रेवेन्यू है, और मैं इस वक्त जो सेल्स का तरीका चला रहा हूँ, क्योंकि जो बंदा एक्सपेंड करने का सोचता है, इवन शुरू करने का भी सोचता है, उसकी कोई ना कोई एक सेल्स के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी होगी 100%। ठीक है, उसके बगैर तो वो शुरू करने का ना सोच सकता है। सेल नहीं है ना एक बिजनेसमैन में, तो वो बहुत मुश्किल है, वो बेच ही नहीं सकता। तो वो एक जो चीज़ उसको आती है उसको लिखे, बोले यार मैं इसको ही एक्सपैंड करूँ, या मैं इससे बेहतर कोई तरीका है सेल्स का उसके अंदर एक्सपैंड करूँ। और मार्केट के अंदर इस चीज़ को बेचने वाले सबसे ज़्यादा कौन से तरीके को यूटिलाइज कर रहे हैं? ChatGPT आपको ब्रेकडाउन बना के देगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि डिज़ाइन और एनिमेशन का काम तो कोल्ड आउटरीच से बहुत आसानी से आ जाएगा, वेबसाइट और मार्केटिंग इतनी आसानी से नहीं आएगा, वो सबसे अच्छा आएगा पेड एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे कोई कंसल्टेंसी बेचनी है, तो कंसल्टेंसी जितनी अच्छी PR और नेटवर्किंग के थ्रू बिकती है ना, उतनी अच्छी शायद पेड एडवर्टाइजमेंट से ना बिके। कंसल्टेंसी बिकते ही नेटवर्किंग पे। एग्जैक्टली। तो देखिए, हर सर्विस और प्रोडक्ट के हिसाब से उसका एक सेल्स फनल है। आप वो कहते हैं ना, हर चीज़ को एक बास्केट में नहीं डालें 100%। कि यार वो अगर इस तरह बेच रहा है मैं इसको भी इस तरह बेच देता हूँ। ये वाला काम अगर आपने करना है ना, ये तब करना है जब आपका एक सेगमेंट बहुत अच्छा फल दे रहा है, आपका ऑफिस भी A1 चल रहा है, आपका घर भी A1 चल रहा है, और आप एक्सपेरिमेंटिंग फेज में आ। तो उस फेज में आके आप क्या करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यार चलो मैं इस तरीके को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं वो क्या कहते हैं रेड ओशन से ब्लू ओशन में आ जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ नया कर जाऊँ तो वो दुनिया में बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बहुत ही बड़ी मैं कोई और प्रॉब्लम। ये इनिशियल एक्सपेरिमेंट में नहीं करते ये काम जो है ना, वो जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो ना, उस वक्त करने का मजा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बॉटलनेक क्या है, ये कि ये मार्क है, इसके बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, क्या वो हमें प्रॉफिट में देखना चाहिए? यानी एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे ने कंपनी खड़ी की, मेरे पास बहुत सारे जो केस नरेज है, वो कहता है साथ भाई $10,000 पे मैंने पहुँच के रखी है मॉल। तो इसी के नीचे ना कन्वर्सेशन में एक और बंदे ने पूछा, साथ भाई एन एवरेज कितना एक एजेंसी कमाती है? ना मेरी एजेंसी जो है 45% प्रॉफिट पे है। मैंने कहा यार मेरे ख्याल में तो 10-15% बहुत है। तो वो कहता है ये क्या बात है, इट डजंट साउंड्स गुड। तो मैंने कहा लिसन, लाइक हैविंग a 45% प्रॉफिट
being a $10,000 agency versus having a 20% profit being a 100,000 agency. मैं ऐसे कहा ही इसमें है। बहुत डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये अब आप समझें, आपकी डेफिनेशन क्या है कि आप किस तरह से समझते हैं ये बॉटल नेक है, इसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम है? अच्छा, मेरी नज़र में फाइनेंशियल फ्रीडम पता क्या है? वो ये है कि मेरे महीने के 30 दिन में मुझे कोई भी एक्सपेंस करने की टेंशन ना हो। बेशक मसलन पहली तारीख को पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस ठीक है। और जो मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, वो बेशक मुझे पहली तारीख का नहीं सोच रहा, मैं इस महीने का सोच रहा हूँ। देखिए, हम लोग ना बहुत 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 ज़्यादा ना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और बहुत ज़्यादा ना कुछ अल्लाह ताला के कामों में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं, जबकि हमारे पास वो सब होता है जो हमें चाहिए। इसकी मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक रील मेरी वायरल हो गई, सही है, और उस वायरल हुई तो उसका कंटेंट जो था ना वो ये था, और उसमें कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, मगर उन्होंने उसकी, ज़ाहिर है वो एक रील थी, समझा ना, नहीं रील के आगे भी कोई बात थी, वो रील जो कटी तो उन्होंने तो तभी समझा ना, आगे की बात नहीं समझी। उस रील में मैंने एक बात ये समझाई कि हम एक घर में रहते हैं, 1000 गज का घर मैं किराए पे लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसको 8 लाख रुपए रेंट है, और मैं खुशी से उसमें वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा हूँ, जो शायद कोई और बंदा तकरीबन 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वो 1000 का घर बनाएगा, और वही लग्जरी इंजॉय करेगा जो मैं अभी 8 लाख रुपए महीना दे के इंजॉय कर रहा हूँ। अग्री या डिसअग्री? मैं तो खुद इसी पे रह रहा हूँ तो मैं तो एग्री हूँ। नहीं, मेरा मकसद ये है, मैं पहुंच गया, मैं तो 100% मतलब मैं 25 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी जमा करूँ, और शायद मैं 10 साल बाद वो 25 करोड़ जमा करके अपने घर के लिए स्पेयर करके घर बनाता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ मैंने अपना घर बना लिया, अब मैं 1000 से घर में रह पा रहा हूँ। मगर अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त, इस महीने में ही इतनी इस्तात दी हुई है कि आप वो 1000 का घर रेंट पे लेके आप वही लाइफ एंजॉय कर सकते हो आज, सेम माइंडसेट, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि हम स्ट्रगल ना छोड़े बनाने की, मगर हम एटलीस्ट आज के ऊपर शुक्र तो करें, तो शक्कर तो लाए। अब मसला ये है कि लोग आज रह रहे हैं 1000 से घर में, ठीक है, किराया दे रहे हैं 8 लाख रुपए, और रोज़ाना का गम ये है 8 लाख रुपए चले गए मेरे। और दूसरा गम ये है कि मेरा तो अपना है ही नहीं। हाँ, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रगल हो अपना बनाने की, मगर एटलीस्ट शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने आज भी आपको वो ज़िंदगी दी हुई है जो लोग शायद 25 करोड़ रुपए जमा करके आपको जो ज़िंदगी दे रहे हैं, खुद इंजॉय कर पा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसे। अब आ जाएं फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात को, इससे रिलेट करता हूँ। तो मेरी नज़र में फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि जिस तरह की लाइफ मैं चाहता हूँ, और जैसा मैं महीना गुजारना चाहता हूँ, जैसा मैं खाना चाहता हूँ, जैसा मैं घूमना चाहता हूँ, मैं वो सब कर रहा हूँ उस महीने में, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे हैं। लेकिन वो तो ऊपर भी जाती है ना चीज़, नहीं तो जाती रहे, अगर वो भी पूरी हो रही है। पैसे होते हैं तो बंदा एंड्रॉयड लेता है, थोड़ा मजीद है तो आईफोन 13-14 लिया, मजीद आ गए तो आपका तो या 17 प्रो मैक्स नारंगी कलर का भी होना चाहिए। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे मेरे मंथ में जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरी सारी पूरी हो जाती हैं। देखिए, एक है गोल्स, ये गोल्स होते हैं जो आप बात कर रहे हैं, ये नीड नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड और वांट में फ़र्क है ना। तो जो मुझे ऑफिस की एक्सपेंशन में प्लान कर रहा हूँ, तो वो तो मेरा गोल है, वो तो गोल हो गया, तो गोल है। अगर मैं अपनी गाड़ी अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, वो गोल है। मगर जो मुझे 30 दिन खाने पीना रहना आना जाना घूमने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, वो मेरे पास हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि यार एक शख्स पाकिस्तान की में रहते हुए कोई अगर 1.5 या 2 मिलियन भी कमा रहा है, तो आई थिंक वो एक छोटा सा 1 हफ्ते का ट्रिप भी बना सकता है अपनी फैमिली के साथ, और बाकी 3 हफ्ते अपने महीने के वो मज़े से खा पी भी सकता है और घूम भी सकता है, रोज़ाना बाहर आउटिंग भी कर ले। तो मैं कहा से 1.5 मिलियन 2 मिलियन इनफ है इधर की ज़िंदगी के लिए। लोग मेरे ख्याल मैं में, ये पर्सनल बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपके जो आप चीज़ कह रहे हो ना, मैं उससे तो 100% एग्री हूँ, और मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ जो हमारी ऑडियंस देना चाहेगी, क्योंकि मैं ये फेस करता हूँ, जो आपने भी फेस किया होगा। तो हमारा फैमिली हाउस है, तो मैंने कहा यार क्यों 6 करोड़ 5 करोड़ का घर बनाना है, मैंने रेंट पे अच्छी सी जगह पे कोई 3.5 का उठा लिया किराए पे, प्रीमियम जगह अगर जाना है सारा करना है, मैंने कहा यहाँ क्यों मैं 9-10 करोड़ का घर लूँ, मैं उसको मैं रेंट पे चला जाता हूँ। वैसी बेगम से बात हो रही, उसने कहा ये ख़रीद लेते। मैं कहा इसकी जगह अगर मैं तुम्हें इतनी ही हाफ में दुकानें ले दूँ ना, तो मैंने कहा उनका 45-45 हज़ार किराया करके वो इससे डबल किराया हमें रिसीव। अब सोचो जिसका ये घर है उसको हम कितना किराया दे रहे हैं, ROI देखो। मैं कहा
ग्रांट कार्डोन के मैंने 1-2 पॉडकास्ट देखे, मैंने कहा भाई गेम ऑन है। आई एग्री ऑन दैट, बट पाकिस्तान देखिए, हमने यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव देखना, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं। मैंने आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी टेक एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट पता करते कहाँ देखी है? रियल एस्टेट, गाड़ी, ट्रिप्स, अयाशियात में मतलब कोई रेस्टोरेंट नहीं उन्होंने छोड़ना, कोई उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। आपको एक मजे की बात है, वैसे आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 80% ऑफ इस टाइम जो एजेंसीज और टेक कंपनी चल रही है ना, उनका सैलरी सिस्टम नहीं है अपना, फाउंडर्स का डिविडेंड सिस्टम नहीं है, विड्रॉल सिस्टम नहीं है, वो पैसे जब दिल करा निकाले, लोन सिस्टम नहीं कंपनी से रखा। समझ रहे? लेकिन ये सारी चीज़ें वही आ गई कि फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पहले टाइम आती है, और इसको सीखने के लिए लोगों की हसल भी नहीं है। लेकिन आप फेस कैसे करते हैं? मतलब आपको भी यही क्रिटिसिज्म तो आता होगा, यार अपना बना लो, इतना कमा रहे हो। अब मुझे तो पता है क्या करते हैं लोग, यार तुम प्लाजा क्यों नहीं बना लेते एक, यानी एक प्लाजा बना लो, 8 महल्ले में बेहतरीन प्लाजा बन जाएगा, सेंटर ऑफ दी लाहौर छोड़ के वो कह रहे हैं दूर के बयां बाम में प्लाजा बना लो, अपना है जी प्लाजा है, ऊपर बड़ा सा वो टैग लगा लेंगे आप कंपनी। ये क्रिटिसिज्म घर का रेंट पे कैसे बर्दाश्त करते हैं? देखिए, ये क्रिटिसिज्म गलत नहीं है ना। जैसे हम स्टाफ की मैनेजमेंट करते हैं अपने ऑफिस में, यही मैनेजमेंट हमें घर पे थोड़ा सा चलानी पड़ेगी कि देखें ये मेरे रोड मैप में है, ये मेरे गोल में है, ये फला सन में मैं आपको पूरा कर दूंगा। वो मुतमईन हो जाएंगे। हम असल में ना उनको कोई क्लियर गोल अपना बताते नहीं है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी हमने दी भी नहीं होती कि ROI जो हम अचीव करना चाह रहे हैं और जिस तरह से हम अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा मंथली रिटर्न कितना हो जाएगा। कि शायद अगर मैं महीना 5 करोड़ NP पे आ जाता हूँ, तो आपका ये घर इस तरह के मैं हर महीने लेना शुरू कर दूंगा, आप मुझे 5 साल का वक्त दे दें। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि हमारे देखिए एक मिडिल क्लास की सोच, एक नॉन बिजनेस वालों की सोच, एक जॉब वालों की सोच, आप उनकी गलती नहीं है ये। अगर वो उस तरह से सोच रहे हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है। ये गलती हमारी ही है कि हम उनको अपनी बात समझाना चाह रहे हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। मैंने खुद ये करा, क्या कहते हैं, एक प्रेशर था मुझे भी कि यार तुम अपना घर ही बनाओ, अपना फ्लैट भी बनाओ, अपनी चीज़ें भी करो, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी भी है, ठीक है, अपना घर भी है, सर हमारा तो अपना ही घर है, मगर ये है कि यू शुड मेक मोर, ठीक है ना, उसको रेंट पे दो प्रॉपर्टीज़ को और वो करो। तो फिर एक दफ़ा मैंने बैठ के सबको समझाया कि व्हाट आई एम अप टू, सही है ना, व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव इन द नेक्स्ट ईयर, इन द ईयर आफ्टर, कि यार ये मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कहाँ पहुँच जाएगी। जब वो मुतमईन हो गए ना, उसके बाद उन्होंने कभी भी नहीं बोला। हर चीज़ को रिजॉल्व करने का तरीका है। ये मसला ऑफिस में भी है, ये मसला घर में भी है कि वी आर नॉट रेडी टू सिट एंड टॉक, वी आर नॉट रेडी टू एक्सप्लेन। एलिफेंट इन द रूम हम बात ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। इवन ऑफिस में जो क्लैशेस होते हैं ना, उस क्लैश का भी सबसे बड़ा रीज़न और लोगों का छोड़ के चले जाने का रीज़न क्या है कि बात से बचना है, बात नहीं करनी, बस मुंह नहीं लग रहा, बात नहीं करनी। और अगर बात करें ना तो लगता कोई मसला ही नहीं है। और असल में ये देखिए नेचर्स भी है ना, जब हम कहते हैं, हम स्टडी है कि यार MBTI में 16 तरह के लोग हैं, तो आप कोई भी बंदा अपनी जगह गलत नहीं बोल रहा, सब अपनी जगह सही बोल रहे हैं, और सब अपनी जगह अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सही मशवरा दे रहे हैं। मगर हर बंदे का अपना एक गोल है, अपनी एक लिटरेसी है, तो आप उसको इमोशनली और लॉजिकली कन्विंस करो। लेकिन अब चैलेंज पता क्या आ रहा है, जो कल्चरल डिफ्यूजन है ना, वो ये है कि आपके जो पुराने वालिदैन थे ना, उन्होंने जो ज़िंदगी देखी, उन्होंने नहीं देखा कि राइट क्लिक करके आप किसी को 7 समुंदर पार बैठे एक ऐसी सर्विस दे दोगे जिस पे वो ट्रस्ट करके आपको पैसे भेज रहे हैं। उनका था कि वॉक इन, रेडी, गेट रेडी, वेकअप अर्ली, वॉक इन टू द ऑफिस, ट्रैवल टाइम, बैठना, मिलना, चाय पीनी, अखबार पढ़ना, काम करना, वापस आना, दैट्स हाउ यू सेट अप अ गुड लाइफ। और उसमें जो पैसे बचते जाए एंड पे आप उसे घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, प्लॉट में इन्वेस्ट करो। आपने सारी उम्र अपने ज़रूरियात को कम करना है, मैं याशी की नहीं बात कर रहा हूँ, ज़रूरियात को कम करना है, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट प्लॉट्स में, इन चीज़ों में, फिर उनके ऊपर घर बनाए या 2 बेच के 1 का घर बनाए। ये हमारा एक रोड मैप होता था। रोड मैप हो गया शिफ्ट। अब जो आपकी मेरी जनरेशन है, बल्कि इवन जो अगली जनरेशन है, उनके लिए बहुत चैलेंज है। वो जो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये नहीं समझ आ रहा। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो हाशमानी, क्या नाम है उसका, राज हाशवानी, वो तो पॉडकास्टर है। नहीं हाँ, साद हाशवानी। मेरा नाम साद, आप कैसे भूल गए? तो एग्जैक्टली बताएं यार। अच्छा, अब वो उसकी मैं एक रील देख रहा था, उसने बहुत प्यारी बात की। उसने बोला कि सुबह मेरे पास वो आई, तो उसमें उसने बोला कि अपना पैसा ना सारा इन्वेस्ट करो जहाँ से
पैसा जनरेट होता है। हाँ, ये वाली बात देखें, ये बहुत ही बात है। ये नहीं समझेंगे हर इंसान ना, क्योंकि जब पैसा आता है तो उसके लिए जो तालियां बजती हैं वो बजती लग्जरी पे हैं, घर, गाड़ी, चीज़ें, आउटपुट पे नजर जो आ रहा है, दिख रहा है। और जो बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो बहुत स्लो दिखती है, बहुत स्लो दिखती है। ठीक है, तो लोग असल में फ़ौरन अपना सारा प्रॉफिट उधर रोल आउट कर देते हैं। तो छोटे छोटे बिजनेस या अपना ही बिजनेस और अपने बिजनेस के अंदर ही मल्टीपल वर्टिकल्स आप बना लें, तो आपका ना वही वाला माइंडसेट आ गया जो मेरा माइंडसेट, जो मैं आपको कह रहा था कि मेरा तो ये गोल है कि कोई मिनट 24 घंटे में से मेरा ऐसा ना हो जिसमें कोई पेमेंट ना गिर रही हो। हमने ये बात, कितना अचीव किया आपने? ये मेरा माशाल्लाह काफ़ी अचीव हो गया है। अच्छा, ठीक है, और इसको अभी भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर करना है। हाँ, सही है, तो उससे हमने बात भी यहीं से शुरू करी थी, हम फिर बहुत डिस्कशन में डीप चले गए। तो ये गोल जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनियां मरती ही कैश फ्लो की तरफ वजह से हैं, और अगर कैश फ्लो सही है ना तो ये आपको कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और कैश फ्लो अगर सही है बिजनेस का, और एनपी की कैलकुलेशंस और फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो आप दुनिया का हर काम कर लोगे जो आप चाहते हो, चाहे वो घर बनाना हो, ऑफिस बनाना हो, चीज़ें बनाना हो, और आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करोगे। मतलब आपका नेट प्रॉफिट में से भाई मैं 30% अपने घर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 30% अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20% मैं जो है वो अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप जब वो फाइनेंशियल लिटरेसी पूरी समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सारे काम पॉसिबल हैं, 100%। आपको सब पैरेलल लेके चल सकते हो। मगर लोग मसला ये पैरेलल लेके चलने के बजाय सारी गोटें उठा के एक बास्केट में डाल देते हैं और कहते हैं बस सिर्फ घर पे लगाना है, तो बिजनेस मर जाता है। सिर्फ स्टॉक्स में लगाना है तो सारे पैसे डूब जाते हैं। जब वो शोएब भाई नहीं अपने आईडीएम वाले, उनकी मैं वैसे कहीं पॉडकास्ट देख रहा था या पता नहीं वीडियो, उसमें वो कहते हैं 1 करोड़ रुपया जब आपके अकाउंट में जिस दिन पड़ा हो ना कारोबारी बंदे की, उसकी ज़हनियत बदल जाती है। यहाँ तक अगर आपको पॉडकास्ट का मज़ा आ रहा है और आपने यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसी तरह अगली पार्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलें, एल्गोरिदम को भी पता चले कि आप और मैं जो ये देख रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ और जो गेस्ट बता रहे हैं उसका आपको फ़ायदा हो रहा है। आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। तो मैंने बड़ा रिलेट किया इस चीज़ से। मुझे वो टाइम याद आया कि जब मैं पैसे आते थे और ये शाम तक खटाक ख़त्म, ठीक। फिर हमें समझ आई कि भाई पैसे पड़े भेजने हैं, समझ रहे हैं, तो वो ज़हनियत बदल जाती है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी स्केलेबिलिटी की। जब आपको पता है आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा, आपने वो बड़ी प्यारी हमारे पिछले दिनों डिस्कशन है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, आपने नई एक्सपेंसेस की, आपने नई अपनी ज़िंदगी बढ़ाई, आपने सारा कुछ अपने बिजनेस जनरेशन के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए रखा। तो अब जो है ना, आपकी जब वो चीज़ अचीव होगी ना, तो आपकी ज़हनियत चेंज हो जाती है। ज़हनियत चेंज हो जाती है। और ना मैं समझता हूँ अगर बिजनेस बनाना है ना, तो ये सोच के बनाओ कि ये बिजनेस मेरे बगैर भी चले। एग्जिटेबल बिजनेस, कि आप एग्जिट करेंगे, बिल्कुल, बिजनेस चल रहा है, या इवन कोई बेचना भी पड़ेगा। मैं अपने ऑफिस में 1 महीना ना हूँ, 2 महीना ना हूँ, हमारे ऑफिस की कोर टीम में से कोई 1-2 महीना ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ऑफिस को। मैंने अपने ऑफिस को इस तरह पूरा प्लान किया है, और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी मदद करी कि फिर मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया। बीच में मैं 1-1.5 महीना घूमने गया, चलता रहा। हमारे कोर टीम के 1-2 बंदों की तबीयत ख़राब हुई, फिर वो बीच में कभी उम्रे पे गए, माशाल्लाह सब चलता रहा। तो मैंने अपने ऑफिस में बोला, यार जब ये ऑफिस मेरे बगैर चल सकता है ना, तो तुम सबके बगैर चल सकता है। कल मैंने वो पाशा का इवेंट में मैं गाइड कर रहा था लोगों को, तो उसमें मैंने उनको एक किस्सा सुनाया कि वो लोग आके बोलते हैं ना हालात ख़राब हैं या सेल इसलिए नहीं ला पा रहे हैं, हम आपको पता तो है पूरी सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट में। तो मैंने आपने एम्प्लॉई को या सेल्स वालों को उस वक्त ये जवाब दें कि यार 1 महीना तुम्हारी 2 महीना सैलरी नहीं देंगे हम, तुम्हें पता तो है मार्केट में हालात क्या चल रहे हैं और चीज़ें क्या चल रही हैं, या एक काम करते हैं हम ब्रेक ले लेते हैं तुमसे, 3 महीने में जब हालात ठीक होते हैं मैं तुम्हें रिहायर कर लेता हूँ। आप देखें कैसे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, हालात चेंज हो जाते हैं, मार्केट ठीक हो जाएगी, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो लोगों का उधर पता जवाब क्या आया मुझे उस सेशन में, कहते हैं यार इसमें तो बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। मैंने बोला डरना क्यों है भाई, अपने एम्प्लॉय से डरोगे तो बिजनेस कैसे खड़ा करोगे? ब्लैकमेल नहीं होना, ब्लैकमेल नहीं होना, क्लाइंट से ब्लैकमेल नहीं होना, ब्लैकमेल नहीं होना, और नाजायज भी नहीं करना। और एम्प्लॉय के लिए भी ये है कि उसने अपने किसी एम्प्लॉयर या किसी वो जो होता है ना कुलीग से, उसने भी नहीं ब्लैकमेल होना। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ऑफिस में एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के ऊपर हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करी कि भाई ये प्रॉब्लम, ये कॉन्वर्सेशन क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। तो उस कॉन्वर्सेशन में एक बात उन दोनों की निकली कि वो कह रहे थे कि यार इस कंपनी में ना मसला ये है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चला जाए तो, इनको डर ही नहीं है कोई। ऐसा ही है।
सही है ना। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्ट किया था इस पूरे आइडियोलॉजी पे कि एक वक्त ऐसा था कि हम कहते थे यार कोई चला ना जाए, आज से कोई 3 साल 4 साल पहले। बड़ी खूबसूरत बात की है। और उस उधर से अपनी कंपनी को इतना सस्टेनेबल बनाना कि मेरे बगैर भी चल जाए, ओनर के बगैर भी चले। और ये कंपनी की अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं काम इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो एक्सपेंशन वाला माइंडसेट है वो मैं दाखिल करता हूँ, और एक्सपेंशन वाला क्या कहते हैं सिस्टम और रिटर्न्स वो इंटीग्रेट कर दूं कि मेरा हर बंदा मेरे बिजनेस को बढ़ाने पे लगा हुआ हो, क्योंकि उसका अपना ज़ाती मफाद, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी तनख्वाह हर चीज़ से लिंक हो गई। तो अब जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि उनकी जगह फिर दुनिया में कोई भी आएगा ना ऑफिस में, उसका टास्क ये होगा, उसकी मोटिवेशन ये होगी, ये बढ़ा दिया तो मेरा ये अचीव हो रहा है। लोगों के पास करियर लैडर्स ही नहीं है अपनी कंपनी में। उनको आइडिया नहीं होता कि मैं यहाँ से 4 साल लगाऊंगा तो मैं क्या बन रहा हूँ। और फाइनेंशियल लिटरेसी का तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। कल मैंने पूछा, कोई तकरीबन 30 कंपनीज बैठी हुई थी, मैंने बोला कितने लोगों को अपनी कंपनी में पर डॉलर वो कितना कमाते हैं ये पता है? सिर्फ एक ने हाथ उठाया। ऐसा ही है, 30 कंपनियों में लोगों का आइडिया नहीं है। लोगों को यही नहीं पता यार, अगर मैं बिलफर्ज $50,000 का बिजनेस कर रहा हूँ या मैं $1,00,000 का बिजनेस कर रहा हूँ, 280 का मेरा डॉलर चल रहा है, 280 में से $1 के ऊपर मैं कितना कमाता हूँ? मैं $50 रुपये कमाता हूँ, मैं $100 कमाता हूँ, और 170 मेरा खर्च हो जाता है। लोगों को यही नहीं पता। मैंने बोला जब तक डाटा रखा नहीं होगा ना सामने, और डाटा को आप कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आप दुनिया में इनिशिएटिव भी नहीं ले पाओगे कि किस तरह से अपनी कंपनी को, अपने इनिशिएटिव्स को, अपनी सर्विसेज को बेहतर करना है। क्योंकि आपके सामने सब चीज़ें बेहतर तब होती हैं जब आपके सामने कोई रिपोर्ट हो, नंबर्स हो, कैलकुलेशंस हो, चीज़ें हो कि यार, क्योंकि गोल तो बनाना पड़ेगा ना। विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बगैर आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पता है स्क्रीन्स लगी हुई हैं रेवेन्यू की। अच्छा, ये तो इवन बेटर है। तो लोगों को पता होता है कि यार कंपनी में कितना रेवेन्यू, हालात ख़राब है ना, सबके सामने है, हालात ख़राब है भाई, देखो सबके ग्राफ्स किस तरह चल रहे हैं। तो और लोग समझते हैं कि यार ये बताना सही नहीं होता। मतलब भैया नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताओ अगर आपने छुपाना ही है। रेवेन्यू वैसे भी सबको पता होता है। वो एक चाय के होटल पे जाके बैठते हैं, वो एक चाय के होटल पे बैठते हैं, वहाँ वो बोलते हैं पता है तुझे कितना साथ भाई कमा रहे हैं। हाँ, सही है, ये एमी थोड़ी ना पॉडकास्ट शुरू की है जी, एमी तो नहीं इनकी आ रही है। ये साइड पे देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है। अतीब भाई थोड़ी ऐसे इधर उधर भागते फिर रहे हैं और जाते जा रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं। हाँ, ये उधर गए में घूमने 1 महीना इतना बन रहा है भाई। तो आप जो छुपाना चाह रहे हो वो असल में ओवर एस्टिमेट करके बल्कि कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कभी उनको पता लगने का बस ओके हम तो कुछ और समझ रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो इससे बेहतर है बड़ी अच्छा, उससे ना एम्प्लॉय की मोटिवेशन भी और होती है। वो कहता है यार सब चीज़ें सामने इतना कोई छुपाता नहीं है। तो ठीक है, हर बंदे का अपना एक माइंडसेट होता है, मगर ये कि कुछ प्रैक्टिकल फैक्टर्स को ना हमको रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोग ना चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए रेजिस्टेंस बहुत दिखाते हैं, तभी वो आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। बहुत कुछ सीखने पे वक्त लगाते हैं। आपको याद है वो, ये थोड़ा सा सवाल शिफ्ट हो गया, मगर आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में वो कहते थे एक हुनर पूरी ज़िंदगी कमा के देगा। हाँ, बड़ा अब आप देखें एक बच्चे के पास 25 कोर्स के सर्टिफिकेट हैं, कमा एक से भी नहीं पा रहा। मुझे ये लिंक्डइन भरा होता है नीचे तक जाओ, वो सर्टिफाइड गूगल का भी खुद को डिप्रेशन हो जाता है यार, जिंदगी में तूने कुछ किया भी है नहीं। मैंने एक बच्चे को हायर कर रहा तो एमी उसकी सीवी आई, मैंने देखा भाई गूगल तुमने किया, फेसबुक से तुमने किया, एडवांस तुमने किया। मैंने बैठ के सोचा यार मैंने तो कभी नहीं किया। फिर मैंने कहा इसको हायर करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। उसका लिटरल इंटरव्यू पे गया, 3 जुमले नहीं उससे मुंह से इकट्ठे निकले। ऐसे ही है। तो हम बल्कि वही वाली बात ना, हम रियलाइज़ कर रहे होते हैं यार हमने कुछ नहीं करा शायद ज़िंदगी में। तो मैं ना, अब मुझे कोई सामने इंटरव्यू में आके बताता है इतने सर्टिफिकेट, ये कोर्स वो कोर्स, मैंने मुझे बताओ कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद तुमने उससे कमाया भी, वो कोर्स करा है तुमने। क्योंकि देखिए कोई भी एक हुनर वो वाकई में आज भी कमा के देगा। वो हम देखते हैं ना, किसी को खाना पकाना आता है तो वो घर में खाना पका के पूरी ज़िंदगी कमा रहा है भाई। ऐसा ही है। हमें अगर एजेंसी चलाना आती है, हम एजेंसी चला रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी कमा के खा लेंगे उससे। ऐसा ही है। तो ये इतने कोर्स करने का फ़ायदा क्या? ठीक है आप अप्रिसिएशन ले लोगे लोगों से, मगर देखिए अल्टीमेटली है तो एंड में कमाना ही ना। नहीं, मैं तो ओपन बात करता हूँ, एक कोर्स नहीं किया आज तक मैंने भी नहीं करा। ठीक है, मतलब मैंने तो सिर्फ पॉडकास्ट से सीखा, ChatGPT से सवाल करके सीखा, लोगों से मिलके सीखा, नेटवर्किंग में सवालात रखे अच्छे लोगों के आगे, और मैंने दूसरी डाइवर्स कंपनियों में जाके उनके सिस्टम्स को अपनी कंपनी में इंटीग्रेट करके सीखा। मिसाल है,
मैं एक कंपनी में गया, उधर मैंने देखा वो एक बंदा रिपोर्ट पढ़ रहा था, सेल्स के बंदों ने कितने सेल करी और ग्राफ खुले हुए थे। उधर से हमने क्या करा, अपने पूरे ऑफिस में सेल्स के सारे कमरों में ग्राफ लगा दिए और सारे कमरे लिंक कर दिए। तो दूसरे कमरों में जो सेल्स के लड़के बैठे हुए उनकी परफॉर्मेंस भी दूसरे कमरों में आ रही है। ओके, तो अब हुआ क्या, अगर कमरे अलग अलग भी थे मगर सारे कमरों में सब पूरे फ्लोर की परफॉर्मेंस आ रही है, और जो अचीव कर रहा है ना टारगेट, उनकी अप्रिसिएशन भी उस स्लाइड्स पे चल रही है। अब उससे पता फायदा क्या हुआ, देखें आप, लोगों में तो ट्रांसपेरेंसी आई। दूसरा ये था, जो जीरो पे था ना, उसका ग्राफ जीरो पे था। पहले जब वो आपका एम्प्लॉय जाके किसी को कुछ बोल रहा होता है, नेगेटिव कर रहा होता है, तो वो बोलता है देखो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब क्या है भाई, तू पहले $1 की सेल तो मार ले, फिर तू कंपनी की बुराई कर। तेरा ग्राफ जीरो पे बैठा हुआ है, वो ज़ाहिर है तुम्हें डांटेगा ही ना। तो लोगों को भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मिली कि अगर इस पे सख्ती हो रही है और वो सेल मारने वाले पे नहीं हो रही, तो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। उधर से कल्चर भी बहुत बेहतर हुआ। और लोग जो बोलते हैं ना अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, अब तो कोई बोलता है तो हम कहते हैं यार तुम्हारे लिए तो पूरी अनाउंसमेंट चल रही थी, कैसे अप्रिसिएशन नहीं मिली, उसके बाद मंथली सर्टिफिकेट ही मिल रहा था तुम्हें। वो भी चीज़ खत्म हो गई हमारे यहाँ से। तो आपको ना जो आपकी रेपिटेटिव कंप्लेंट्स है ना कंपनी में, जो हर वक्त आ रही हैं, उन चीज़ों के लिए इनिशिएटिव ऐसा लें और दूसरे बिजनेसेस से इंस्पिरेशन लेके इंटीग्रेट करें। जैसे मैं एक और कंपनी में गया, उधर मैंने देखा कि एक लड़के को ना एक बंदा डांट रहा। तो वो डांट रहा, तो वो डांटते हुए कहता है कि तुमने पिछले महीने सिर्फ कंपनी को 10,000 रुपये कमा के दिए, तुम्हारा टारगेट था 20,000 रुपये देके कमाना। मतलब मैं एग्जांपल मैं समझ गया। तो तुम इस महीने अगर तुम्हें 20 देने से अब तुम 30 दोगे। अच्छा, ये डबल गुस्से में उसको टारगेट डबल 1.5 गुना कर दिया। मतलब पिछले महीने आधा अचीव करा, तो इस महीने तुम्हें बाकी का आधा कवर करके देना है। मेरा मसला नहीं है ये। अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होकर देखता हूँ चीज़ों को। मैंने बोला यार इसने बात तो बड़ी सही करी है कि अगर पिछले महीने कोई चीज़ लूज हो गई तो मैं उसको सहूँ क्यों। तुम्हारा काम है पूरा करना, मगर उस एम्प्लॉय के लिए उसमें उसका फायदा क्या है जो वो अचीव करे। दोनों तरह से दिखता है ना। ऐसा ही है। फिर मैंने कॉन्सेप्ट लाया, मैंने अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया क्वार्टरली टारगेट्स। तो मैंने बोला अगर एक बच्चे का $5,000 है, तो 3 महीने का कितना हो गया, $15,000। और $15,000 रुपये अब आप उसको जो बोनस दे रहे हो आप 2 लाख रुपए। तो अब बच्चा जब पहले महीने में अगर 4,000 करके बैठा था, तो अगले महीने कह रहा है यार 6,000 करना पड़ेगा, वरना मेरा 2 लाख रुपया मर जाएगा। आपने कैरेट और स्टिक वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, जहाँ से डंडा आएगा वहां से भैया आपको कैरेट। अब एक वो चीज़ उधर भी हो रही थी, वो भी कवर करवा रहा है मगर बगैर दिए और बगैर मोटिवेशन के, बगैर अपने कल्चर को सिक्योर करे। मैंने वही चीज़ को पढ़े लिखे तरीके से अपनी कंपनी में इंटीग्रेट करा। मैंने पिछला रेवेन्यू भी निकलवाना शुरू करा, मैंने उसको बेनिफिट भी देना शुरू करा, और मैंने उसकी मोटिवेशन भी हाई रखी, और मैंने सख्ती भी नहीं करी, और मैंने मुझे मीटिंग भी नहीं करनी पड़ती। जबरदस्त, वो खुद ही मोटिवेटेड तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप कंपनी में इंट्रोड्यूस करते रहें। तो हम लोग भी आइडियल इतना बड़ा टीम का साइज ऐसे सिक्योर नहीं कर रहे और ऐसे लेके नहीं चल रहे कि हम सबसे मीटिंग ही करते रहते हैं। हमने सिस्टम्स ऐसे इंटीग्रेट कर दिए हैं कि हर बंदा खुद चलता है अपने मफाद के लिए। गुड पॉइंट। ठीक है, तो जब तक ये पूरा स्ट्रक्चराइज नहीं होगा और आप अपने माइक्रो मैनेजमेंट के चक्करों में पड़े रहोगे, सब बेकार है। ये देखे ना, कराची वाली बात कर दी ना, मैं थोड़ा सा फिर रेसिस्ट हो रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़रा रेसिस्ट जो करता हूँ सारी मैं ऐसे ही हूँ। ये लाहौर में अगर आप और मैं हम दोनों लोरी होते ना, तो हमने कहता यार पहले चलने ज़रा बैठ के रोटी पे आइडिया डिस्कस करते, बड़ा लिथल है, और हमने भूल जाना था। अब जैसे इसी तरह लोग कहते हैं कि वो एम्प्लॉय हायर करते हुए, हाँ तुम परफॉर्म करो फिर हम तुम्हारे लिए देखते हैं। ओके, मतलब वो कह रहा है मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्या गेन होगा, कह रहे पोस्ट एक्शन हम आपकी। हाँ, क्यों जब आप उससे पहले प्रॉफिट मांग रहे हो तो आप उसको भी तो पहले प्रॉफिट क्लियर करो। ट्रू। तो अब ये आ गई तीसरी चीज़। हमने पहले स्टेप पे क्या करा, हमने ट्रांसपेरेंसी दी, कल्चर को सिक्योर करा, एप्रिसिएशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करा। दूसरे नंबर पे हमने उनको टारगेट्स ऑटोमेटिक करे, रिवॉर्ड एंड स्टिक दे दिया। तीसरे सिस्टम पे हमने उनको क्लैरिटी डेवलप करना शुरू करी कि भाई आप इधर आओगे, आप अगर ये चीज़ अचीव करते हो ना तो आपको ये बेनिफिट और ये इंक्रीज इन सैलरी और ये आपको जो है ना वो डेजिग्नेशन मिल जाएगा। हमने ये भी बना के दे दिया। तो जो बंदा नीचे से आ रहा है ना एंट्री लेवल पे भी, उसको पता है मेरा करियर लैडर क्या है, मुझे ऊपर किस तरह जाना है। कंपनीज में करियर लैडर नहीं बना हुआ। अच्छा, अब अगर हमारे यहाँ डिबेट होती थी सैलरीज पे कि मार्केट में तो मुझे ये मिल रही है, मुझे इतनी दे दो, मुझे ये मिल रही है इतनी दे दो, हमने क्या करा, हमने ब्रैकेट्स बना लिए सैलरी के। हमने बोला जब तुम इतनी सेल्स करना शुरू हो जाओगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी सैलरी इतनी कर देंगे। और अगर
तुम सैलरी इतना परफॉर्म नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सैलरी तुम्हारी इतनी कम हो जाएगी। पहले दिन ये क्लियर है। आपकी फुलफिलमेंट टीम के लिए भी है, फुल नहीं, सेल्स सेल्स वालों के लिए ना। तो हमने बोला हम 6 महीने पे या क्वार्टरली इवैल्यूएट करा करेंगे तुम कैसे चल रहे हो, अच्छा, तुम क्या एवरेज सेल्स का लेके चल रहे हो, और तुम्हारी ऑटोमेटिकली सैलरी बढ़ा देंगे। और ये क्लियर है, इतनी सेल्स पे इतनी सैलरी होगी, इतनी सेल्स पे इतनी सैलरी होगी, यानी जो आप सीधी एवरेज बात मेंटेन कर कर रहे रहे हो। हो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपसे ना, अब मेरा आपने 14 तबक रोशन करने शुरू कर दी। सेल्स स्ट्रक्चर पे मैं बात करता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो 7 महीने ह्यूमन टेक ज्वाइन की, आप मुझे कह रहे हो भैया तुम्हें हम ₹1,00,000 दे रहे हैं, तुम हमें ला के दो $15,000 एक क्वार्टर के, $15,000 ला के दोगे, लेट से आप मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। आप मेरी कोई अब आप ले आए $30,000, 30,000 ले 15,000 नहीं लाए, 15 नहीं लाया। और 30,000 का ब्रैकेट हमने पहले ही बताया हुआ है कि उस बंदे की सैलरी 2.25 लाख रुपए होगी। यानी कि अगर मैं $30,000 टच कर देता हूँ क्वार्टर में, तो मैं आपको उस महीने में तनख्वाह भी 2.25 लाख वाली दूंगा, हाँ, और आपकी पेरोल भी अपलिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, वाह, ठीक है। ठीक हो गया। मगर अगर तुमने अपने एवरेज जिस पे तुम हायर हुए हुए हो उसमें हम एक क्वार्टर का टाइम देंगे, मगर अगर तुमने सेल्स कम की तो मैं तुम्हारी सैलरी गिरा भी दूंगा। ठीक है, वो उसी रेशो से कोई गिरेगी। जो मतलब तुमने अगर एवरेज सिक्योर करा हुआ है $15,000 के बजाय तुमने करा हुआ है $8,000 का, ठीक है। तो 8,000 पे अगर मेरी बेसिक सैलरी कहती है 70,000 होनी चाहिए, तो मैं 70,000 पे ले आऊंगा तुम्हें, अच्छा, ठीक हो गया, मगर मैं तुम्हें 3 महीने दूंगा। 3 में दूंगा। अच्छा, और ये सैलरी जब मेरी बढ़ेगी तो ये पोस्ट एक्शन हो गया ना, कि पिछले क्वार्टर की मेरी हुई टारगेट, उसकी बेस पे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे दे रहे हो 2.25 लाख, ऐसे ही होगा। ऐसा ही है। नहीं, मैंने एक जी 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 जी, जो मेरा एवरेज मेंटेन हुआ है ना, में मैंने आपको 30,000 ला दिया, आप 15 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मेरी सैलरी 2.25 2.25 लाख हो गई। Q2 में जा रही हो है। गई, ठीक है, ऐसा ही है, और अगर Q2 में मेरी परफॉर्मेंस कम हो जाती है बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मेरी बेसिक सैलरी वही रखूंगा, हाँ, और कमीशन उतना दूंगा जितना उसने अचीव करा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मगर दूसरे क्वार्टर में अगर उसका एवरेज गिर गया, देखिए एक महीना ही उसने नॉन परफॉर्मेंस, उसका एवरेज तो गिर गया ना, गिर तो उसको पता है ये मेरे अभी जो सैलरी अनाउंस होने वाली है ना नेक्स्ट तीसरे महीने पे जो इवैल्यूएट करेंगे, मेरी सैलरी गिरा देंगे, मेरा एवरेज वो मेंटेन नहीं चल रहा, हाँ, तो अब मेरा सैलरी डिस्कशन का मसला ही मेरी कंपनी से खत्म है। वो अपने हाथ में खुद उसके देते हैं। अब अप्रेजल हो रहा है, खुद नीचे जा रही है और सैलरी, वो क्वार्टरली चल रहा है आपका और वो क्वार्टरली चल रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और खास बात है मजे की। देखिए, अब मेरे पास 120 की टीम है ना, मैं तो पूरा दिन बैठ के सैलरी डिस्कस करता रहूंगा, या मैं यही देखता रहूँ कि मेरी एक टीम कट के चली गई, अब मेरी एक टीम कट के चली गई, हाँ, तो मैंने सोल्यूशन निकालना था, मैं तो स्ट्रेटेजिक आदमी हूँ, ऐसे ही, तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और ये हुआ, देखिए बच्चा जब भी कंपनी में आता है ना, वो सिर्फ पहला हफ्ता अपना दिमाग खोलता है कि जो जो ये बोले ना वो मैं मानूंगा, उसके बाद तो वो रिबेलियस हो उसके बाद आप जो उसको बोलेंगे ना वो बोलेगा ये मेरे ऊपर ये भी डाल रहे हैं, मेरे ऊपर ये भी डाल रहे हैं, मेरे ऊपर ये भी डाल रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं हायरिंग से पहले KPI, उसकी टू डू लिस्ट, उसके स्ट्रक्चर्स, चीज़ें डेवलप हो, फिर आप जॉब लॉन्च करो क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी, और उसके पास हर चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस भी होगी फेस की। और लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं पहले हायर करो, फिर उसको बोलते हैं यार कर लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, तू कर लेगा, हाँ, बताते हैं तुझे, मैनेजर बताते हैं यार कर लेंगे, और फिर वही चीज़ नेगेटिविटी बन जाती है। तो यार थोड़ा मेहनत कर लो भाई पहले। अच्छा, मेरे इधर क्वेश्चन है, SDR जो है एक, अब हमारे पास क्या था, मैं अपनी कंपनी के लिहाज से ज़रा लर्निंग पॉइंट से भी, मेरे पास है SDRs, मेरे पास हैं क्लोजर्स। ये तो आपने बता दिया क्लोजर वाला सीन। SDR का काम है अपॉइंटमेंट लाना, उस आपके पास है SDR वाला स्ट्रक्चर जो सिर्फ अपॉइंटमेंट्स ला रहा है, मीटिंग्स बुक करा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उसका मीटिंग बुकिंग सिस्टम बना लें, आप उसको उसकी जो सैलरी है वो जितनी मीटिंग वो फिक्स करवा रहा है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दें कि तुमने 50 मीटिंग बुक करवाई, तुम्हारी ये सैलरी होगी, अगर तुम एवरेज 30 मीटिंग्स का करते हो तो तुम्हारी ये सैलरी होगी। मेरा अगर कोई सेल्स वाला सुन रहा है ना, तो भाइयों देख लो, आ रहा हूँ मैं एक्सेल शीट लेके। और प्लीज मुझे बद्दुआ नहीं देना, कह रहे होंगे ये एक बंदे ने पॉडकास्ट में ना हमारे कंपनी का स्ट्रक्चर हिला दिया है, ये आइडियाज ले। नहीं, मगर मैं तुम लोगों के लिए आसानी कर रहा हूँ कि तुम लोग जो है ना वो अपने अप्रेजल्स भी इनसे उसी तरह ही लो जितना तुम लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, खिंच के लो अप्रेजल। मैं ये भी इनको सिखा रहा हूँ। यस, ये वाला चीज ये मिस ना कर जाए, देख लेना। गेम तो यही है कि अप्रेजल ले मेरे से। अच्छा, मैंने नोट किया हम ना उल्टा चल रहे हैं, हम ना बोनस पे बोनस पे बोनस रखी जा रहे हैं। आपको एक मजे की स्टोरी था, हमारी सेल्स में बोनस पे बोनस, ये होगा ये होगा ये होगा, आईफोन भी मिलेगा, गाड़ी भी, हज उम्रा सब मिलेगा, मलेशिया ट्रिप मिलेगा, लेकिन वो पहुंच ही नहीं रहे उधर तक। तो वो मैंने रियलाइज किया कि आपका डंडा मिसिंग है, स्टिक एंड कैरेट दोनों होने चाहिए इसमें। जो आपने कहा ना कि वो कम होगी सैलरी, इसमें दो फ्लॉज और हैं, इस सिस्टम में 2 फ्लॉज और हैं। पहला ये है कि क्या आपने सही टारगेट्स अलॉट भी करे हुए या नहीं। हाँ है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर वो बच्चों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि ये टारगेट अचीवेबल है, तो आपने उसको सही प्रूफ करने के लिए क्या दिखाया। नहीं मतलब उसका रोड मैप क्या कुछ टीम्स कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, दे आर सीइंग एक दूसरे को,
दे आर सेइंग कि वो हो रहा है नहीं हो रहा, तो जैसे एक कंफर्ट ट्रैप में चला गया कि यार ठीक है ना, इजी मोल है, मतलब वो हो रहा है, मैं आपको सैलरी बताता तो हूँ, मिल रही है मैं ना। आपको बताता हूँ। हाँ मेरी कंपनी में क्या हुआ कि एक एक जगह मैं फिर गया, हाँ हाँ सही ना, जब मैं रिलेट करता हूँ हाँ सबसे, तो उधर मैंने देखा कि एक कंपनी में किसी का टारगेट था कुछ, हाँ हाँ वो अलॉट हुआ, तो वो डबल हो गया। तो उसकी जो बंदा था ना वो बिगड़ गया बहुत। हाँ। उसने बोला यार ये अनअचीवेबल टारगेट रख देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो वो आया मेरे पास, उसने बोला यार मेरे इंसेंटिव मारे गए, मेरे कमीशंस मारे गए, मेरा कोई रिटर्न सारा डिस्टर्ब हो गया। हाँ अच्छा, मैं बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, मैं एवेलुएट कर रहा था कि समझ नहीं रहा ये अचीवेबल है, हाँ हाँ, ये इसका सिर्फ मेंटल बैरियर है। ऐसा कहते हैं ही ना द ओनली बैरियर इज द मेंटल मेंटल बैरियर, बैरियर वो वाला प्रॉब्लम आ रहा था। मगर मैं ये देख रहा था कि कंपनी शायद इसको अभी टाइम रोड मैप देगी, अभी तो सिर्फ अनाउंस करा, ये बिगड़ गया। अच्छा, कुछ अरसे बाद मैंने देखा कि उसके वो डबल टारगेट अचीव हो गए। सही है। अच्छा, वहाँ से मैंने, मेरी प्रिडिक्शन तो थी कि अचीव हो जाएंगे, कंपनी भी कुछ सोच के करा होगा ना। उसका भी अपना ये हो गया कि उसको भाई उसका पेरोल भी अच्छा हो गया, उसको अचीवमेंट अवार्ड भी मिल गया, उसको वो भी हो गया। मैंने ऑफिस में ना अपने अनाउंस किया, मैंने बोला यार अगर मैं किसी का टारगेट अलॉट करता हूँ, यार $1000 है, तो मैं $1000 अचीव करना है मिनिमम पे, या $5000 अचीव करना है। तो मैंने ये तो, और फिर हम इवेल्युएट करते हैं हर महीने तुमने कितने परसेंट अचीव करा। 30% करा तुमने, 50% करा, 100% करा, तो तुम्हारा 100% तो तय करने वाला मैं था ना भाई, तुम खुद थोड़ी थे, ऐसे ही या है। इंडस्ट्री थोड़ी थी। हाँ, ये तो मैंने ठीक है, किया। ये तो मैंने किया है। तो अगर मैं आज बोल रहा हूँ 10,000 करना है, तो मैंने तुम्हारे डायनामिक्स, तुम्हारी या वर्किंग, तुम्हारी मेहनत चेंज कर दी। अब तुम्हारा 100% 10,000 हो गया। तो असल में तो लोगों को हम परसेंटेज से लिमिट कर रहे हैं, ऐसे ही आप है। थोड़ी कर रहे हैं। ट्रू। वो मतलब वो एम्प्लॉय थोड़ी कर रहा है, हमने लिमिट करा हुआ उसको। अब जब मैंने ये बात बोली ना, बच्चों ने बोला ये ना अब कुछ करने वाले हैं कंपनी में, धमाका धमाका कुछ धमाका करेंगे, ये कुछ बोल के जाते हैं पहले, हाँ। फिर उसके बाद ये करते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, मुझे कहीं उनकी कॉन्वर्सेशन में लोगों का, कुछ लोगों में एक्सेप्टेंस दिखी, कुछ लोगों में बड़ी रेजिस्टेंस दिखी बात सुनते हुए ना। मैंने ये अभी मैं इनके टारगेट्स बढ़ाऊँ ना, ये मुनासिब नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने अगले महीने अवार्ड लॉन्च करा कंपनी में। मतलब जो इस महीने सबसे अच्छी सेल करेगा ना, उसको मैं उम्र में भेजूंगा। जबरदस्त। हाँ। ठीक है। और मैं इस तरह की इनिशिएटिव ज़्यादा लेता हूँ जो उनको दीन से भी करीब कर दें और वो भी कर दें। तो क्या हुआ जी जनाब, अब ख्वाहिश सबकी है, किसकी नहीं अल्लाह के घर जाने की ख्वाहिश, ऊपर वाले नहीं इधर वाले। सही है। तो लोगों ने क्या कहते हैं दबा के सेल्स करना शुरू कर दी। आप यकीन करें, जो लोग कहते थे ना हम 2,500 से ऊपर नहीं जा सकते, वो 5,000, 6,000, 7,000 में बैठे हुए थे। और जो समझते थे हम कभी 5-7 हज़ार से ऊपर गए ही नहीं, वो 11,500-12,000 पे कोल्ड आउटरीच में बैठे हुए थे। अब उस टाइम पे ना सबने कर लिया, अनाउंस हो गया। फिर मैं आया वापस, वो जैसे वो आता है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प कहीं अटैक करने के बाद एक वो व्हाइट हाउस से निकल के आता है, थैंक यू फॉर योर टेंशन वाली, थैंक यू फॉर योर टेंशन वाला। तो मैंने बोला यार देखो, जब मैं पहले आया था और मैंने बोला था 100% हम तय करते हैं, तो कुछ लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ की नहीं आ रही थी। मतलब आज मुझे बताओ, मैंने तो कोई टारगेट अलॉट भी नहीं किया था, ये 7,000, 10,000, 11,000, 11,500 कैसे अचीव हो गया। अब कहाँ से मेरा डिफरेंस ये आया कि इस महीने जब मैंने तुम लोगों को ये दिया ना टास्क, तो मेरे जहन में था कि तुम लोगों का कोई टारगेट है ही नहीं, टारगेट है सबसे हाईएस्ट। तो मतलब तुम लोगों ने आपस में कंपटीशन में तुम लोग सब ने अपने बेंचमार्क क्रॉस कर लिया, ऐसी की तैसी फेर दी। अब इसमें पता है क्या हुआ, देखें मैं डायरेक्ट इम्पोज करता कंपनी पे, वो सही नहीं था। मैंने सबसे पहले उनको प्रूफ किया कि जो मैं बोल रहा हूँ भाई उसमें वजन है, और देखो ये अचीवेबल भी है। तो हमने तय करा हुआ तुम्हारा 100% $1,000, $5,000, $10,000। अब तुम लोगों ने वो परसेंटेज हटाई और तुम लोगों ने अपनी एक सबसे हाई अचीवर जो जा रहा था उसको चेस करने की तुमने वो बना ली। तो तुम लोगों ने देखो कितना कितना अचीव करा। मेंटल बैरियर आपने तोड़ दिया ना उनका, बैठ के एक मेंटल बैरियर। अब मैं टारगेट बढ़ाऊंगा ना, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी टीम को भी कोई मसला नहीं है। उन्हें पता है कि अगर ये 100 को 200% कर रहा है, या 5,000 वाले को 10,000 बोला है अचीव करो। साइज क्या होता है डिजाइन एनिमेशन और मार्केटिंग का? डिज़ाइन एनिमेशन में ना हम टिकट साइज को फोकस इतना नहीं करते, हम कहते हैं 50 का गिरे, 100 का गिरे, 500 का गिरे, 1,000 का गिरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कोई इसमें अपसेल साइकिल है, इसमें अपसेल साइकिल है। इसमें जो है ना, एक लोगों से शुरू होकर कहानी, बैनर बन रहा है, उसके कस्टम एनिमेशंस बन रही हैं, उसके इंट्रोज आउट्रोज बन रहे हैं, उसके कवर्स बन रहे हैं, उसकी जो है वो ईमोट्स बैजेस बन रहे हैं,
जो गेमिंग इंडस्ट्री में है, उसके गेम के एनवायरनमेंट्स बन रहे हैं, उसके करेक्टर्स बन रहे हैं, उसके वीट्यूबर्स बन रहे हैं, मतलब इतनी अपसेल है कि हम एक चैनल को 10,000 तक भी ले जाते हैं। ठीक है ना। यानी आप बेसिकली उसको एक को पकड़ते हैं। और आपने अब नीश सेलेक्ट कर ली है मोबाइल गेमिंग वगैरह अपनी, कि अभी भी आप नहीं, सोल्यूशन वाइज किस तरह से कर रहे हैं? हम ज़्यादातर हाँ पॉडकास्टर्स, गेमर्स, इन्फ्लुएंसर्स के लिए सर्व करते हैं। ठीक है, उनके थंबनेल्स बनाए। बिल्कुल हर चीज़ करते हैं, मतलब आप यू नेम इट एंड वी हैव द टीम। पॉडकास्टर्स के लिए मसलन क्या करते हैं? मतलब जैसे वीडियो रेटिंग की सर्विसेज आ गई हैं उनके अच्छा, वो भी लिए। देते हैं आप हाँ सर्विस जी, के अंदर? तो हम लोगों ने बेसिकली यूएस को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, इनके सारे उनको टारगेट करा हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे परसेंटेज वाइज बताएं कि कौन सी सर्विस कितना परसेंट रखती है, तो ज़रा। अच्छा देखिए, एनिमेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सेगमेंट। ठीक है, और उसमें आप मोबाइल शोबाइल वगैरह, मोबाइल और ऐप इसमें भी देखिए असल में ना अब मेरी हर सर्विस में भी ना बहुत सारे सेगमेंट्स बन गए हैं। मतलब मैं डिज़ाइन में जाऊँ तो डिज़ाइनर अलग है, यूआई यूएक्स वाला अलग है, फिर उसके अंदर जो हमारी डिजिटल आर्ट है वो अलग है, और इलस्ट्रेटर अलग है जो करेक्टर्स पूरा वैकॉम वगैरह में बनाते हैं। हाँ, तो इसी तरह फिर आप आ जाए एनिमेशन में, तो 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, मॉडलिंग है, ये कौन लोग rigging ले रहे हैं है। आपसे? मोबाइल ऐप्स वगैरह और ये सारे जो इंटीरियर वाले, किस तरह के लोग हैं जो ले रहे हैं? मतलब मैं डिमांड समझना चाह रहा हूँ, विद एआई क्या शिफ्ट आ रहा है? नहीं, मैं तो इंटीरियर वाला क्या बोल रहे हैं आप? मतलब कि कोई इंटीरियर ऐप वाला है तो वो कह रहा है मुझे भी बना दो, एनिमेशंस मैंने उसके अंदर यूज़ करनी है, या ये एनिमेशन वीडियोस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, तो confused हो एनिमेशन रहा वीडियोस की बात कर रहा हूँ। हूँ। ओके, परफेक्ट। वीडियोस की, ठीक है ना। जैसे 2D इंट्रो आउट्रोज भी होते हैं, 3D इंट्रो आउट्रोज होते हैं, गेमर्स होते हैं, ट्रेलर्स बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, तो वो सारे भी तो एनिमेशन के ऊपर ही हो रहा होता है ना, आफ्टर इफेक्ट पे, अच्छा, आप सारा 3D एक्सपीरियंस मैक्स मार्केटिंग पे। के अंदर कर रहे हैं। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, वो इतने सेगमेंट्स उसमें बन गए हैं हमारे कि अब बाय द टाइम, क्योंकि हम लोगों ने शुरू ही डिज़ाइन एनिमेशन से करा, तो डिमांड आती कि ये भी बना के दो, ये भी बना के दो, हम सभी रिसोर्सेज भी हायर करते गए। कोई तो बड़े सिर्फ चैनल के साथ काम किया, कोई बहुत मेगा बड़ा चैनल? अच्छा, हम ना टोटल 800 हमारा क्लाइंट है महीने का ऑन एन एवरेज। हम 700 भी चले जाते हैं, हम 900 भी चले जाते हैं। ये इसका मतलब है ये रिकरिंग क्लाइंट है आपका? ये इसमें से 50-60% रिकरिंग है, हाँ, जिनको अपसेल्स कर करके डिफरेंट सर्विस बेचते जा रहे हैं। इसमें रिकरिंग मॉडल नहीं है, ये रिकरिंग नहीं है। इसमें रिकरिंग मॉडल नहीं है, इसमें बगैर recurring अपसेल्स के है। आपने गेम उठाई हुई है? बिल्कुल, ये अच्छा। फ्रंट सेल्स और अपसेल्स है सारा। 50-60% अपसेल्स करते हैं हम। हर महीने आप मुझे ये कहना चाह रहे हो हर महीने आपकी सेल्स टीम ने बिजनेस लाना ही लाना है? लाना ही लाना है, अच्छा, और जबरदस्त। अपसेल्स भी करते रहना है। हाँ, अपसेल भी, वो साथ साथ न्यू एग्जिस्टिंग अकाउंट या न्यू अकाउंट। बिल्कुल, तो हमारे पास 50% आप समझे पिछले अकाउंट्स होते हैं जो और काम करवा रहे होते मजीद हैं, काम और 50% नए क्लाइंट्स। आपने कभी ये नहीं सोचा हम रिकरिंग सर्विसेज बना लें? हमने इस पर सोचा है, और हम इस पे कुछ मॉडल्स बना भी रहे हैं, हमने कुछ पैकेजेस भी बनाए हैं, आप अपना पैकेज बना के कहें और हमारे पास कुछ रिटेनर पे आ भी गए हैं। मगर ये है कि उसमें मुझे लगता है अभी बहुत बहुत स्पेस है और करने का। चैलेंज क्या आ रहा है आपको? चैलेंज ये आ रहा है कि असल में जो टीम है ना, वो टीम जो रिटेनर में एक बंदा कमाता है ना, उससे ज़्यादा वो वैसे कमा लेती है। ठीक है, मतलब मिसाल ये है कि मैं बोलूँ कि यार मैं स्टाफ ऑगमेंट कर देता हूँ, मैं एक डिज़ाइनर आपको दे रहा हूँ, आप जो चाहे बनवा लो, तो उसमें उसको क्लाइंट को बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और मैं उसको जो पर सर्विस चार्ज कर रहा हूँ ना, और वो भी कभी कभी आ रहा है, उसको भी टेंशन नहीं हर महीने देना है, तो वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा। उसके थ्रू हम बाज़ एक महीने में शायद एक बच्चे को हम $2-3 पे दें, उससे 5,000-10,000 का भी काम पकड़ लें। क्योंकि वो उस टाइम एड्रेनल रश में होता है, वो कह रहा होता है यार मैंने कराना है बस, मैं ऐसे ही, अब उसको पता है हर महीने पैसे देने, तो वो भी ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे ही, ओके, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें ना हर चीज़ ना हर जगह कामयाब नहीं है। मैं वही समझना चाह रहा था कि ये लोग ना कहते हैं रिकरिंग वर्सेस वन टाइम ना, वन टाइम इज अ स्ट्रेस सेल्स एक्चुअली, अगर देखा जाए, और उसको मेंटेन करना, उसको अपसेल करना। मगर अब आप देखें ना, इस रिकरिंग के चक्कर में लोगों का जो माइंडसेट बना ना, तो वो लोग, कई सारी एजेंसीज हैं जो 1-2 क्लाइंटों पे चल रही हैं, आपको पता है। मैम, दो क्लाइंट है, 80 अगर बंदों एक की भी कंपनी भाग है गया ना, तो वो कहते हैं कि यार हम 40-50 ले ऑफ कर देंगे। भाईजान। एक क्लाइंट आपका वो गॉडफादर बना हुआ है, वो आपको जो कहते हैं एक टांग पे खड़े हैं आप, एक टांग, ये पूरी आईटी इंडस्ट्री इस पे चल रही है। 80% आईटी इंडस्ट्री, 80% अपने क्लाइंट दो। अब इसी देखना, मेरी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी इसमें इसकी वजह से भी है कि अगर मेरा कोई 10 भी भाग जाता है, फर्क नहीं पड़ता, अगला मेरा 50% नए आ रहे हैं। आपकी सेल टीम कितनी है? 120 120 आपकी सेल टीम है। 120 आपकी सेल बनता है भाई, आपने रिकरिंग तो करना नहीं।
कौन सी कमेटियां लगे ये मैं कहता हूँ रिकरिंग आल्सो कमेटी लग जाए बंदा चिल हो जाता है यार बिल्कुल चलो ऐसे। अब वो जा रहा है अच्छा वो और लाओ बिजनेस। बिल्कुल ऐसे ही हम मतलब देखें हर चीज़ का देखें ये भी नहीं है कि आप जाने वाले को छोड़ते जाओ, नहीं आई अंडरस्टैंड। वो एक अलग फनल है कि आपको वो भी ठीक करना है, मगर साथ ये भी है कि मेरी क्लाइंट पे ऑनबोर्डिंग होती रहे, मेरी आपने ये कंपनी पे फाइबर ऑनबोर्डिंग होती अपवर्क रहे। वगैरह पे काम किया? नहीं कभी भी नहीं। मैंने आईडी नहीं तो बनाई, मैंने पूछा ही नहीं आपसे, वाकई नहीं किया? दो चार काम पकड़े, वो भी मैंने नहीं मेरी टीम ने, फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो और इतना अल्लाह का शुक्र है अब मुझे लगता है फ्रीलांसिंग और ये जो इतना कोर्स कराते हैं कि भाई यहाँ करो वो करो ऐसे करो, जिनके लिए चल रहा है अच्छा है। नहीं आपको अगर आज की डेट में अगर आपको दोबारा से स्टार्ट करना था आप जाते मुझे फ्रीलांसिंग? तो पुरानी डेट्स में भी समझ में नहीं आया, मुझे तो इस डेट में भी समझ में नहीं आता कि वो आप प्लेटफॉर्म ने कोई आपने कोड पॉलिसी, क्रैक कर लिया ना सेल्स का अपना, ऐसे ही है। मेन तो गेम ये है। और मुझे एक और चीज़ लगती है, देखें चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई एक क्लाइंट हो, चाहे कोई एक कंपनी हो, आप अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करो कि आप जो है ना वो किसी के भी हाथ बाउंड हो। तो प्लेटफॉर्म ने बोला आज ये पॉलिसी चेंज, अब आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज। ऐसे ही है। अब हमारी कंपनी में हम अपनी पॉलिसीज खुद तय करने वाले हैं, हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। तो ये होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स जो है ना, मैंने ये हिसाब लगाया कि एक फाउंडर की ज़िंदगी की एक मेजर जो जॉब होनी चाहिए ना वो उसकी सेल्स होनी चाहिए। उसको डे इन डे आउट सेल्स के डैशबोर्ड सेल्स की चीज़ें वो चीज़ें करनी चाहिए। बहुत बड़ी डिबेट जो मेरी कम्युनिटीज़ में आजकल चलती है और जो टेक फाउंडर्स और एजेंसी फाउंडर्स से मैं मिलता हूँ कहते हैं साथ भाई सारी उम्र हमने गलती कर ली, हमने ऑपरेशंस में लगे रहे, ऑपरेशंस को ठीक करने लगे रहे। वो एम्प्लॉयज़ जो नखट्टू तरीन नलायक एम्प्लॉयज़ थे ना उनको भाई बना के हमने 6-6 7-7 साल पाला, एंड देन रियलाइज़ हुआ कि उनको 10,000 ऊपर मिले, वो निकल गए। नहीं तो उसकी भी गलती थी ना, उसकी उसके गलती 10,000 रुपए पे उनको क्यों जाना कॉन्सेप्ट पड़ा, नहीं था ना, उसको जाना क्यों पड़ा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग क्यों नहीं मिली पहले ही? वो इसलिए नहीं, वो बताता ना जब वही बात जब कंपनी का बुरा टाइम चल रहा हो ये वाली चीज़ें चल रही हैं, आप समझ रहे हैं, वो तो खड़े नहीं हुए, वो तो हल्के से हिले, वरना 10-7 साल आप एक बंदे को पालते हैं एज एन एम्प्लॉय, वो बंदा आप आगे से ज़रा सी कंपनी शेक हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम, मैं क्यों अपने 5,000 भी सेक्रीफाइस करूँ। और ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ मैंने खुद फेस किए हैं भाईजान, वो 7 साल से दे वर गुड फॉर नथिंग, व्हेन आई एक्सपोज टू अनदर वर्जन ऑफ देम इन अनदर डायनेमिक्स कि यार इस तरह भी काम हो जाता है। यानी एक बंदा रखा और डिजिटल का वो बेयर मिनिमम कर रहा था, मुझे लगा यही दुनिया, यही मैक्सिमम लिमिट होती बहुत ना ब्रॉडर सोच पे आना पड़ेगा हमारे लोगों को। अगर कोई एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। हाँ ये चीज़ समझनी है, और परफॉर्मेंस स्टेज ऑन द फ्लोर। उसका राइट है वो जब तक आपके पास काम करे, जब वो छोड़ के जा रहा है तो भी आपकी भी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए और उसकी भी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए, दोनों ज़िंदगी भर खुशी से मिलते रहें। ये जो हम लोग देखिए दो तरह के इख्तलाफ होते हैं। शुरू की कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनसे नहीं आप मिल सकते, ठीक है, जो स्टार्टअप होते हैं उन्होंने छुरियाँ आपको मारे थे या अगर आप बदनियत है आपने उनको मारे थी। इसको भी इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि दो तरह के इख्तलाफ होते हैं। एक होता है नज़रियाती इख्तलाफ, एक होता है ज़ाती इख्तलाफ। जब कंपनी से कोई जा रहा है ना तो नज़रियाती इख्तलाफ रखे ज़ाती नहीं। मसला ये है हमारे यहाँ लोग जाते हैं ना छोड़ के तो नज़रियाती नहीं वो ज़ाती इख्तलाफ रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं निकला इस कंपनी से तो ये कंपनी अलग है तबाह हो जाए, लेकिन और बंदा कहता है, ओनर कहता है कि ये मेरी कंपनी छोड़ के क्या ना ये बाहर रुल जाए। लेकिन मेरा इधर एक पॉइंट है, ओनर वाली बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि नहीं कहना चाहिए। एम्प्लॉयज़ वाले पॉइंट से मैंने जो अभी तक किया ना वो ये है कि जिस बंदे ने एथिक्स और 2 नंबरी की है ना आपकी कंपनी में वो आपसे नज़र नहीं मिला सकता सारी उम्र, वो आगे चलेगा भी नहीं। अल्लाह ताला उसको मैंने देखा है, हमारे साथ हुआ है वो। पर मुख्तलिफ कंपनियों वाले आके उन्होंने हमारे साथ बैठ के सेम चीज़ डिस्कस की, मतलब वही एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। लीडरशिप का समझाएं थोड़ा सा, लीडरशिप जब आप लाते हो तो क्या स्कोप होता है, आप कैसे लीडर बनाते हो, क्या मार्केट से लीडर मिल सकता है? जैसे अभी आपने प्रॉब्लम कोट की ना, इसी प्रॉब्लम से ही लीडरशिप को शुरू करता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि आपका एम्प्लॉय जाएगा, पहले तो आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि उसको दुनिया में मुझसे अच्छी ऑफर आ ही नहीं सकती, या मेरा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा जैसा विजन, मेरा जैसा इकोसिस्टम उसको मिल ही नहीं सकता। लोगों को जब कुछ नहीं दिखता ना तब वो जाते हैं, सही है ना। तो अगर कोई चला गया तो कोई बात नहीं है, चला जाए। अगर कोई आ गया तो कोई बात नहीं, अगर वो गुड टर्म्स पे गया तो ठीक है, मैं एक्सेप्टेबिलिटी रखता हूँ उसको रखने की। मगर उसको डैमेज क्या मिला, जैसे मैंने अपनी कंपनी में एक प्रॉफिट पार्टिसिपेशन पूल का कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है, और मैंने उसमें बोला जो कंपनी में जिसको 2 साल हो जाएंगे ना पूरे, उसको ये मिला करेगा। ठीक है, तो पहले 2 साल की रिटेंशन हो जाएगी इससे। तीसरे साल में जो है उसको बिलफर्स, मेरी कंपनी को 5 साल हो गए तो भाई 3/5 प्रॉफिट पार्टिसिपेशन का पूल का हिस्सा मिसाल है
वो मिलेगा सात भाई को, क्योंकि उनको 3 साल हो गए हैं। मगर जिसको 5 साल हो गए हैं ना, उसको 5/5 मिलेगा, जो पर हेड डिवीजन आ रहा है, मिसाल है प्रॉफिट का। सही। अब एक और चीज़ है इसमें मज़ेदार, अगर 7 भाई बीच में छोड़ के गए तो वो ज्वाइन तो कर लेंगे, मगर 2 साल उनको दोबारा लगाने पड़ेंगे पीपीपी का हकदार बनने के लिए, उस चीज़ के लिए आने के लिए। तो देखें फिर वही आपकी कंपनी में फ्रेमवर्क ही नहीं है कि कोई छोड़ के क्यों जाए, और आएगा तो क्या नुकसान है वापसी भी। लेकिन ये आप उसको देंगे ना जो परफॉर्मेंस दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस वो तो देखें ये एक सेकंड डिस्कशन है कि इसको अलॉट किसको करना है, इसको स्ट्रक्चराइज किस तरह करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के फ्रेमवर्क बने भी नहीं है ना। हाँ नहीं, अच्छा जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपका चशमदीद गवाह यहाँ बैठा हूँ, जितनी आईटी कंपनियों के साथ मैं उठा बैठा मिला हूँ, मैंने यही देखा है नहीं बने, और 2 क्लाइंटों पे डिपेंडेंट है, अल्लाह तो अकल चल रहे हैं। आज वो क्लाइंट शेकी होता है, पूरी कंपनी शेकी हो जाती है, कोई गोल नहीं, कोई मैप नहीं, कोई एम्प्लॉय रिटेंशन प्लान नहीं, एम्प्लॉय स्केलेबिलिटी प्लान नहीं। अच्छा सबसे बड़ा सारी चीज़ें साइड पर करें, हम कहते हैं यार ये एक डब्बे में बंद कर रहा हूँ मैं, एक और डब्बा खोलो। लीड जनरेशन सेल के ऊपर सोच विचार ही नहीं है। प्लेटफॉर्म थे, प्लेटफॉर्म से ख़त्म हुए, अब वही 2 क्लाइंट पे चल रहे हैं, हाथ फॉर्म आ रहे हैं लेफ्ट राइट, कुछ चल रहा है। सबसे बड़ा मसला इस टाइम ये डला हुआ है, नो लीड जनरेशन, नो सेल्स मेथोडोलॉजी, नो सेल्स फ्रेमवर्क, सेल्स टीमों का नहीं पता। मतलब कंपनी में अब 120 मज़ा आया है मुझे, फ्लोर पे वाइब। मैं रात को आता हूँ ऑफिस, मैं रात को, मैं भी ना हूँ कोई सिलसिले चल रहे हैं, मैं रात को आता हूँ, मैं आके सिर्फ छन सुनने आता हूँ। मेरी सेल्स टीम बैठी है, वो मेरे से 10 दफ़ा क्वेश्चन पूछते हैं, मज़ा आता है, मैं उनको टाइम दे देता हूँ। हम टीम को ना कहते हैं जैसे जैसी पेमेंट गिरे ना, तालियां बजाया करो। हाँ तो यार मैं वो मंगा हमारे रहा हूँ, वो यहाँ जो नहीं है हमारे यहाँ बैंक, ठका अच्छा तालियां बजती हैं। नाइस अच्छा बड़ी पेमेंट आती है तो और ज्यादा बजती और है, बजती तो है। हमें तालियों की आवाज से भी अंदाजा होता है क्या क्या कितने अचीव डॉलर आए हैं। क्या अचीव हुआ है। अच्छा दूसरा ये क्या कहते हैं, अच्छा हम ना स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, हम ना अपने आप को शरिया कंप्लायंस की तरफ ले जा रहे हैं माशाल्लाह, और हम क्लेम नहीं करते, हाँ। क्योंकि देखें कोई बिजनेस दुनिया का ना इस वक्त शरिया कंप्लायंट पूरा नहीं ये होता। दानिश भाई ने मुझे इसका कॉन्सेप्ट दिया था थोड़ा सा, हाँ ये बड़ी अच्छी। बिल्कुल, तो हम चाह रहे हैं अपने ऑफिस को दीन के मुताबिक कर लें, चीज़ों को कर लें, मगर हमेशा हर बंदा लैग करता है। जैसे कहते हैं ना हम नबी वाले उस पे तवक्कल पे और उस पे नहीं आ पाते, हम कहीं ना में शैतान घेर ही लेते हैं। ऐसा ही है। तो खैर मैंने ये करा, जब हमारा फ्लो टारगेट पूरा होता है ना, तो हमारे यहाँ आता है ढोल वाला। सही है, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा भाई, कोई पता चला आखिरत में मुझे अल्लाह ताला ने खड़ा करा, बोला सब क्या तुमने ढोल बजवा के नचवाया है, तूने आधे फ्लोर कंपनी के फ्लोर। तो हमने क्या करा उसमें, हमने ना वो एक ढोल वाला आता था, और वो जब पहली दफ़ा टारगेट पूरा हुआ ना तब मैंने ये करवाया। फिर उसके बाद जब दूसरी शिफ्ट का पहली दफ़ा हुआ तो उनके लिए बजवाया। फिर मैंने उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने यार ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, हम दूसरी तरह से कोई सेलिब्रेशंस करते हैं, ये वाला सही नहीं। खैर मगर उसमें ये हुआ कि वो आके खूब ढोल बजा ज़ोर से, और जो है ना सारे निकल के जो है ना वो भांगड़ा वांगड़ा डालने की चीज़ें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर उससे बेसिकली लोगों के अंदर ना एक बड़ी मोटिवेशन, एक बड़ा मोमेंट आया, इसमें सबने वापस मिल के इंटरेक्ट करा, इन्जॉय करा, ठीक है ना। है वो नॉन शरिया प्रैक्टिस में किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, और हम भी उसके ऊपर हैं कि इसको ख़त्म करके जो है ना हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। मगर ये है कि चीज़ें जो है ना, आप देखें आप लोगों के लिए ना कल्चर, और देखें लोग ना कंपनी छोड़ देंगे, ओनर भी छोड़ देंगे, लोग अपने कुलीग और माहौल नहीं छोड़ना चाहते 100%। ठीक है, 7 भाई कौन है, अतीब भाई कौन है, भाड़ में जाए। ह्यूमन टेक कौन है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, हेक्साक्लिक क्या है, भाड़ में जाए। 100%। लोग कहते हैं यार ये मेरा ये फ़लाँ दोस्त है, ये फ़लाँ दोस्त है, ये सब हम इंजॉय करते हैं, यार मैं कहीं और कैसे चला जाऊँ। तो आप उनके लिए ना ऐसे कल्चर, ऐसी एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर प्लान करेंगे, वो जुड़े हो। हमारे सामने ना इंडोर क्रिकेट बना हुआ है हमारे बिल्कुल ऑफिस के सामने, तो हमने ना उनके पूरे महीने के आवर्स बुक करे हुए हैं। तो होता क्या है कि वो हमारे सारे एम्प्लॉई की हम क्रिएटिव आवर देते हैं, वर्किंग आवर्स में से 1 घंटे का ब्रेक है, उसमें 2 टीमों को आपस में मैच करवाते हैं, अब वो इंटरेक्शन करते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, और जो है ना अब आपको अगर सिक्योर रहना है तो आप डेवलपमेंट का डेवलपमेंट से करवाएं, सेल्स वालों का सेल्स वालों से करवाएं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा यार पेन पॉइंट क्या है, हमने देखा यार लोग बेचारे अपनी बाइक खड़ी करते हैं, चोरी हो जाती हैं, बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। हमने एक पार्किंग प्लॉट भी ले लिया कि भाई और हमने बोला इधर खड़ी करो सेफ फ्री, कोई तुम्हें पार्किंग के पैसे देने की जरूरत नहीं। हमने हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ना फोकस किया, ठीक है। अब बिलफर्ज कंपनी में गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, हमारे प्रेसिडेंट को हमने कंपनी की तरफ से भाई MG दी हुई है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, एक फलां के पास करोला है, एक के पास ऑल्टो है। तो हमने लोगों को बोला यार ये गाड़ियाँ हमारी नहीं है, तुम लोगों की हैं, तुम लोगों के घर में कोई इवेंट होता है, चीज़ होती है, तुम हमारे पास से ले जाओ, जो भी फ्यूल है तुम लोग बेयर करना, ठीक है ना भी दो तो कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि बेचारे खुद ही लिहाज में हमेशा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब उनको क्या हुआ, एक रियलाइजेशन आई कि यार ये तो CEO की गाड़ी भी हमारे लिए हाजिर होती है,
इससे ज़्यादा कौन क्या और करेगा? क्या करें, हाँ ठीक है, तो अगर मैंने कोई चीज़ ली तो उसमें मैं खुश नहीं होता, उसमें मेरे लोग भी खुश होते हैं कि यार ये और आ गई हमारी फैमिली। तो देखिए, जो टीम का कल्चर है, टीम की मोटिवेशन है, लोगों का आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ काम करना है, वो हर चीज़ से लिंक होता है। 100%। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की क्या उनको कंपनसेशन मिल रही है, आपके रेवेन्यू की कंपनसेशन मिल रही है, जब सब चीज़ों से वो जुड़ते हैं ना, तब वो आपकी कंपनी के लिए जी जान और कहते हैं ना वो मौत भी लगाने को तैयार होंगे। मगर आपने ये सब किया नहीं है, आप फिर उसके हर बात पे नाराज हो रहे हो कि वो क्यों चला और गया, ये क्यों आ यहाँ पे गया। ना मैंने देखा है लीडरशिप ये है। लीडरशिप बहुत खूबसूरत आपने तरीके से समझाया। लीडरशिप इज ऑल अबाउट रिवॉर्ड, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे जो हमारे आईटी कंपनीज में है ना, उनका विजन होता है साउथ में, टीम होती है नॉर्थ में, बैठे वो वेस्ट में होते हैं। तो ये मैंने एक ना बहुत बड़ा गैप देखा है, पिछले कुछ महीनों में आइडेंटिफाई किया है। ये बड़ी आपने अच्छी चीज़ें बताई। कुछ फाइट साइड कर लें, फिर एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। मुझे ये बताएं थी, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स चैनल आपका कौन सा होगा? मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। आउटबाउंड के अंदर कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल, कोल्ड सोशल। पहले इनमें से बताएं कौन सा? कोल्ड टेक्सटिंग, कोल्ड टेक्सटिंग यानी कोल्ड डीएम जो है। आउटरीच करो, जो आता है ना, मैं तो कहता ये हूँ कि फेसबुक आप ग्रुप्स रोज में, डिस्कॉर्ड्स में, कहीं पे भी करो। मैं कहता हूँ बस रोज नहीं, एक जो आने से क्या मुराद है एक नीश आपने सेलेक्ट करी, एक अपनी सर्विस सेलेक्ट करी, ठीक है। और उसमें रोज 100 लोगों को भेजना शुरू कर दो। रियल एस्टेट वालों की वेबसाइट बनानी है, रियल एस्टेट वालों को 100 लोगों को रोज मैसेज करते टेक्स्ट मैसेज, बस बिजनेस शुरू हो जाएगा। नहीं ये टेक्स्ट मैसेज की बात करें कि सोशल मीडिया पे अप्रोच करो, टेक्स्ट करो, कुछ भी करो, इट शुड बी कोल्ड ना। हम तो हॉट लीड जनरेट नहीं कर रहे। तो ये आप लोग हॉट लीड पे हो ही नहीं, वार्म लीड पे हो ही नहीं, इनबाउंड नहीं है, हम लोगों ने उसके बाद मैंने तो मेरा तो गोल है, मेरी हर सर्विस पूरे 8 तरीकों से बिक्री हो। हाँ, मेरा तो गोल ये है। तो अब तक inbound हम में अब 3 आपकी शुरू कौन कर चुके हैं सी? अब तक। अच्छा, हम नाइस। हमारी 3 माशाल्लाह, ये आउटबाउंड के अलावा हमारी पेड एडवर्टाइजमेंट भी शुरू हो गई है। Nice. हमारी जो है वो दूसरी एक मार्केटिंग है अपना नेटवर्किंग के थ्रू, उसके थ्रू भी हमारी आती है। हाँ। फिर एक फाउंडर लेड मार्केटिंग होती है, वो भी हो रही है। वो शुरू। तो हम तकरीबन 3 से 4 पे आ गए हैं। अभी हमारी 4 और फाउंडर बाकी लेड हैं। में क्या कर रहे हैं आप? फाउंडर लेड में मैं बैठा हूँ आपके सामने और पॉडकास्ट दे रहा हूँ। नहीं, ये तो हमारा लोकल हो गया ना, ये लोकल हो इंटरनेशनल गया। तक कैसे पहुंचे? नहीं तो यही पॉडकास्ट भी इंटरनेशनल पहुंच सकती है, क्यों नहीं पहुंच सकती? हाँ, डबिंग वगैरह हो क्या सारा होता नहीं है? नहीं, डबिंग क्या आप मतलब एक गोरा आपको सुन के हमारी उर्दू वाली कन्वर्सेशन उसमें नहीं, डबिंग भी हो सकती है। दूसरा, गोरा देखता है क्रेडिबिलिटी क्या है कंपनी की। ओह, तो क्रेडिबिलिटी अगर वो आपकी किसी भी तरह प्रूव हो रही है तो गोरा कंफर्टेबल है ना काम देने पे। हाँ कि ठीक है यार, जेन्युइन बंदा बैठा हुआ है। ऐसे ही है। अच्छा, एसईओ एड्स और एसईओ एड्स में क्या आपको पे स्टार्टअप्स के लिए पेड एड्स जल्दी ताकि रिटर्न आए, करेंगे? और मैच्योर कंपनी के लिए एसईओ एसईओ है, कि एसईओ में वो आपने इन्वेस्ट लॉन्ग किया टर्म अभी तक? बिल्कुल। हाँ। वो हमारा 5वां तरीका है, फायदा हो रहा है उसका? हाँ हो रहा है। आज की डेट में अब होना शुरू हुआ है, अब होना शुरू हुआ है। गुड गुड गुड। और ईमेल के ऊपर क्यों नहीं आपने किया? मुझे लगता है आपकी ईमेल बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। मैंने ईमेल पे किया है, हम कर रहे हैं, मगर वो अभी तक हमारा सक्सेसफुल नहीं बना है। उसकी क्या रीजंस? उसमें एक तो मेरी अटेंशन कम देना, दूसरा ये है कि हमें उसका कोई इतना कोर कॉम्पिटेंट बंदा नहीं मिला है, और ये है कि मार्केटिंग खुद अपने आप में अब थोड़ा सा डेड हो रही है। तो मुझे मेरा उसमें फोकस इसलिए भी कम हो गया। एआई के ऊपर हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हाउ डू यू सी एआई चेंजिंग योर सर्विसेज एंड योर सेल्स प्रोसेसेस? अच्छा देखें, एआई जो है ना, वो जैसे हम बचपन में सुनते थे ना वो कि आपको इवॉल्व करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। अडॉप्ट करें। एआई इज कम्प्लीटली अबाउट इवॉल्विंग, ट्रू, नॉट अबाउट क्लोजिंग व्हाट यू आर डूइंग। ये एक ना लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया, अपना काम बंद करके एआई का शुरू कर दो। ठीक है ना भाई, आपकी कोर एक्सपर्टीज ही नहीं है उसमें, कैसे होगी? अच्छा, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे कि नोकिया क्यों बंद हुआ? क्योंकि वो इवॉल्व नहीं कर रहा था। सही है। सैमसंग क्यों टॉप कंपनी बन गया दुनिया की? एप्पल को कम्पीट करना शुरू हो गया क्योंकि उसने इवॉल्व किया, मगर वो बेस मोबाइल ही रहा। ट्रू पॉइंट, समझ रहे? ट्रू पॉइंट। अब आ जाए नीश नहीं छेड़ी, लेकिन वो इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि मैं पहले मार्केटिंग कर रहा था, तो अब मैं एआई मार्केटिंग कर रहा हूँ। ऐसा ही है। ठीक है। मैं पहले डिज़ाइन बना रहा था, एनिमेशंस बना रहा था पूरी, तो अब मैं एआई सीरीज़ बना रहा हूँ एआई के थ्रू। तो देखिए, वक्त इवॉल्व होता है, और हर वक्त में ना कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। समझ रहे हैं? मकसद ये है, मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज तक हमने अडॉप्ट नहीं करी। मिसाल यह, हम एआई आ गया, इतने आसानियाँ हो गई, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई। आज भी क्या क्लाइंट के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या डेवलपर रख रहे हैं?
डेवलपर रखते हैं हम। अभी भी हम रख रहे हैं। हाँ कि यार तो नहीं, जब हम आईटी की एजेंसियां चला के भी, एआई के आने के बाद भी हम खुद नहीं चीज़ बना रहे, तो ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो हमारी सर्विस है उसको करते ही नहीं है, वो कहते हैं आउटसोर्स करो। ये जो पॉइंट है ना, अब जैसे हम बहुत सारे रूफर्स के साथ, लॉयर्स के साथ करते हैं, तो मैं वही बता रहा था कि अब वो रूफर कहता है यार मैं कीलो थोड़े लेके लोगों की छतें ठीक करूं, कि मैं एआई पे बैठ के अपनी वेबसाइट खुद बनाऊं और ऑटोमेशन करूं। एग्जैक्टली सही पहुंच गए आप। मेरा गेमर है ना, जिस इंडस्ट्री में हम सर्व कर रहे हैं, तो हमारे गेमर्स कहते हैं कि यार हमारा काम है गेम खेलना और उससे पैसे कमाना। ये तो सिर्फ पाकिस्तान है, हम प्लम्बर भी हैं, हम जो है वो क्या कहते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी इलेक्ट्रिशियन भी हैं, हैं, मैकेनिक भी हैं, हम गाड़ी के नीचे भी मिलते हैं, हम ऊपर भी मिलते हैं, पैसे बचाने के चक्कर ऐसे में। ही अंग्रेज़ ऐसे का ही। माइंडसेट ये नहीं है। अंग्रेज़ कहता है कि जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं वही करूँ करनी, और मैं उससे पैसा कमा के बाकी सारे काम करा लूँगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग ज़रा सा कह लें कि उतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हम पैसा कमाने को उतना फोकस सही तरह नहीं करते हैं, हम अपनी एक माइंड से ही चल रहे होते हैं, जो एक कल्चरल माइंडसेट है हमारा। हमारा जो एक माइंडसेट होता है कल्चरल, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो वो ग्रोथ माइंडसेट कल्चरल माइंडसेट को ना टेक ओवर इतनी आसानी से नहीं कर पाता। वो फैमिलीज़ में कुछ ही बच्चे होते हैं जो अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर अपने आप को स्केल कर जाते हैं, निकाल लेते हैं उससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये गेमर्स अडॉप्ट नहीं कर रहे, इस तरह से हर बंदा हर सर्विस को अडॉप्ट नहीं कर लेगा। तो हर जनरेशन में हमारे अभी तक पेरेंट्स कई चीज़ों में मुश्किल होती है, मोबाइल में पूछते हैं यार ये बताओ किस तरह ये करूं? बताओ कैसे होना। ठीक है, तो देखिए वो भी तो पूरा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो वो यही कैसे, इस तरह अंग्रेज़ों में, मतलब यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं। इट्स ऑल अबाउट नाउ कॉन्टेक्टिंग देम, किस तरह जो आया उन था तक किस तरह पहुँचे। एआई का यूजेज वाला, जिसमें उसमें बताया था कि एवरी डॉट इज लाइक 3.5 मिलियन पीपल, तो उसमें पूरा ग्राफ बना के दिखा कि इतना सा है जो कि ना येलो में है सिर्फ पूरी इतनी पॉपुलेशन में जो एक्चुअली एआई को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भी एक लाल है जिन्होंने कोई ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है। मतलब इस तरह करके ना उसने वो पूरा पर्सपेक्टिव दिया था, बड़ा मशहूर आजकल हुआ। तो वो देख के आइडिया हुआ वाकई देयर इज़ अ ह्यूज वर्ल्ड जो कहता है आई डोंट नो अबाउट एआई और आई डोंट केयर अबाउट। मैं लोगों को कहता हूँ जिनकी लीड्स कम हो रही है ना, उनका काम सिर्फ इतना सा है कि वो लोग जो हैं वो अगर पहले 100 लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे थे तो आप 500 लोगों को कर लें। जब वो अपनी अप्रोच 5 टाइम बढ़ा देंगे ना, या एडवर्टाइजमेंट उनका 5 टाइम ज़्यादा पहुँचेगा, तो उनकी लीड की कन्वर्जन कम से कम उतनी तो हो जाएगी जितनी पहले थी। तो अभी तो लोगों का मसला ये नहीं है कि काम कैसे लाएं, लोग कह रहे हैं पहले वाला सिस्टम हो जाए, बहुत है कह रहे पहले जो कमाते था वो नहीं कमा पा रहे। लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा डस्ट किसको पड़ रही है? जो चीज़ हम पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आजकल गवर्नमेंट के नंबर्स हैं कि 1 लाख बच्चा जो है ना फ्रीलांसर्स, वो मार्केट में जॉबलेस होने वाला है बिकॉज ऑफ एआई। क्यों? वो बेसलाइन सर्विसेज दे रहे थे जो एआई से रिप्लेस हो गई, जैसे वॉइस जनरेशन हो गई, डेटा एंट्री हो गई, डेटा एनालिसिस, इस तरह की छोटी चीज़ें। अच्छा वो चले, एक उनकी साइड पे चीज़ होगी। दूसरी साइड में हम देखते हैं वो कंपनीज जो टेक टू टेक B2B कर रही थी वो ख़तरे में। एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस को 15 बंदे आपने ऑगमेंट किए थे और आप उसको सर्विस नहीं डिलीवर करते, उसकी आउटपुट के साथ आप अटैच नहीं थे, उसके रेवेन्यू के साथ अटैच नहीं थे, आप अटैच थे बिलेबल आवर्स में। आपने कहा हाँ यार ये 6 बंदे पकड़ लो जो मर्जी करो। अब वो कहता है मैं क्यों 6 बंदे लूँ, ठीक है मुझे 1 बंदा दो। फिर वो कुछ अर्से बाद कहता है भाई 1 बंदा क्यों दो, मैं लेट्स से ह्यूमन टेक के पास जाता हूँ, भाई मुझे ये चीज़ बना के दे दो। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ इवॉल्व हो रही है। तो वो जो 6 बंदों वाली कंपनियाँ थी ना कि 6 बंदे बेच के 4000 फी बंदा कमा रहे थे, वो आ गए हैं हॉट वाटर्स में इस टाइम। अच्छा, अब इसका इसी चीज़ का एक दूसरा एंगल है देखने का। अगर एंटरप्रेन्योर्स कम एम्प्लॉयज़ में अब अपना काम ज़्यादा निकाल पा रहे हैं, तो ये भी तो समझेंगे, तो इनेबलमेंट हो गई नए बच्चों के लिए बगैर हायर करे अपनी कंपनी शुरू करना। हाँ आप जाके ज़रा SECP में मालूम करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस कंपनी की इस दौर में हो रही हैं। 2025 और 24 में सबसे ज़्यादा आई हैं। सबसे ज़्यादा आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि जो हम पहले रिस्क उठाते थे ना कि 3 बंदे हायर करके कंपनी शुरू होगी, उनको वो ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास ChatGPT है, क्लॉड है, गैमा है, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए चीज़ें हैं। तो उनको जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती थी ना, वो सब वो खुद कर पा रहे हैं, 5-10 बंदों का काम। तो कंपनियां अब बहुत सारी खड़ी भी हो रही हैं, उस वजह से बहुत सारी कंपनियां बन भी रही हैं। तो हम ना उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जॉब जा रही है। हम ये तो फोकस ही नहीं कर रहे कि उस जॉब AI के जॉब जाने की वजह से कितने ज़्यादा लोगों ने अपनी कंपनियां भी शुरू कर दी हैं।
तो उसका भी तो नंबर निकालें। तो ये जो, क्योंकि हर जगह कॉन्वर्सेशन चली है AI भाईजान, उसका एक पॉजिटिव एंगल ये भी है True कि point. कई सारे एंटरप्रेन्योर्स और आप सही बिजनेस कह रहे हैं। अब डेवलप हो गए हैं और अपना काम खुद कर पा रहे हैं। हम ना वो जरूरत नहीं है हम हायरिंग दुबई की। में करते थे अपना फोटोशूट, ये बॉक्सिंग ग्लव्स वाले मेरे ब्रांड का। तो मैं और मेरा पार्टनर थे, हम सारा टाइम वक्त में डले रहते थे, मॉडल्स अरेंज करो, वो करो, स्टूडियोज हायर करें, उधर सारा वो मतलब टीम जो करती थी, हमें भी स्ट्रेस सीखो ले, और फिर चंगा मंड के वो बिल आता था। तो पिछले साल से या 20 साल में ख़ास तौर पे हमने क्या किया, AI पे शिफ्ट हो गए और हमने 2 ऐसी कंपनियों को हायर कर लिया, ऑन बोर्ड कर लिया, उनको हमने वारे करा लिया कल्टिवल्टी कि नहीं, हमने तुम लोगों के साथ ना काम करना, बस थोड़ा सा भेज देंगे माल। उनकी इनवॉइस बहुत श्रिंक हो गई दुबई वाली। यहाँ पे हमें पाकिस्तान में 2 ऐसी कंपनी मिली जो हमें AI वीडियो क्रिएशन करके दे रही हैं। नई जॉब्स हमने क्रिएट कर ली AI वीडियो क्रिएशन, AI फ़ोटोशूट की। हम वेबसाइटों में सारा वो माल लगा रहे हैं, तो और एक डोर बंद हो रहा है, दूसरा निकल रहा है। ट्रू दैट। ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं अतीब, प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले हायर करना चाहिए, सेल्स का बंदा सबसे पहले हायर करना है? एक स्टार्टअप एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात पूछ रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए कम्युनिटी में ना लोगों ने पूछे हैं मेरे लिए। मुझे लगता है कि सेल्स जो है ना, वो इंसान का कोर होना चाहिए यानी फाउंडर को खुद जो है ना, भाई। वो या फाउंडर खुद अगर टेक्निकल है ना, तो उसका कोई पार्टनर होना चाहिए जो सेल्स वाला हो। वरना नहीं चल सकते आप। नहीं चल सकता। हाँ। एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करके ना सेल्स नहीं चलती। हम्म ठीक है, जैसे मेरी भी अपनी कोर एक्सपर्टीज सेल्स है। हम्म ठीक है, और जितनी कंपनी को सर्वाइव करता हुआ देखा, उधर मसला ये था कि सिर्फ टेक्निकल लोग थे। और मैंने ये देखा, ये जो फाइवर अपवर्क पे चले गए ना लोग, ये इसलिए सर्वाइव करके, वहाँ पे सेल है ही नहीं, वहाँ पे बड़ा हल्का सीन है, और बाद में जब उनको बाहर निकलना पड़ा तो वो फंस गए। ऐसे ही है ना। फाइवर अपवर्क ने भी ना बड़ी एक गेम करी है। हाँ। उन्होंने क्या करा है कि जो सारे सस्ते बिड देने वाले थे ना, हाँ, उन सारी नीचे से लोगों को हटा दिया, ऐसा ही है। और जो बड़े प्लेयर्स थे ना उनको रहने दिया। हाँ, तो जो छोटे वाले थे, थोड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करते थे, वो सबके पैसे ज़ाया हो गए। ऐसा ही उन्होंने बिड के पैसे नहीं है, ऐसा ही है। फ्री बिड पे खेलना है। ऐसा ही है। और बड़ी एजेंसियों ने क्या करा कि एक जो जॉब पोस्ट हो रही है उस पर 3 आईडियों से वो बिड करवा रहे हैं, हाँ, और वो साथ उन्होंने ऐड भी लगाया ऐड हुआ भी है। लगाया हुआ है। ऐड नहीं, क्या वो जो फीचर शीचर हो जाता है, बिल्कुल, और जो तो कनेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो उन्होंने वो भी लगाना शुरू कर दिया। तो वो तो सिक्योर कर पा रहे हैं अभी भी, मगर उनका मसला क्या हुआ, उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करके NP पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, नेट प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मगर जो नीचे वाला बच्चा था ना, पूरी लेड़ उड़ गई। 100%। सही है, उन्होंने बोला हमारे तो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया। वो क्या कर रहे हैं अब? वो जॉब ढूंढ रहे हैं। फ्रीलांसिंग खत्म। और उनके अम्मी अब्बू बेचारों ने उनको मुश्किल करा हुआ है। वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हें कहाँ पहले तुम्हारा समझाते थे, लाइफस्टाइल था? तुम्हें पहले ही समझाते थे ये सब सही नहीं है, कंप्यूटर वाला काम। तुम हवाई किधर हवाई बैठे हो? इनकम थी। मगर ये है कि उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन है हाँ, कि ज़रूरी नहीं है एक ऐसा, सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है सेल्स के लिए, हज़ारों और प्लेटफॉर्म हैं। मेक सेंस। तो बजाय इसके कि वापस वो जॉब की तरफ जाएं, बी एन एंटरप्रेन्योर, search for other sales platforms and other sales method to generate leads and start selling your service. Don't give up. इस तरह ही कई फेजेस बार बार आएंगे। मेरे ख्याल में अगर एक फाउंडर सेल्स करना सीख लेना, बेशक वो अगर वो टेक्निकल है ना, वो कहता है आज मुझे सेल्स नहीं थी, और वो टेक्निकल बंदा आज अगर सेल्स करना सीख लेना, वो लीथल कम्बो में है। मगर वो खुद सेल्स ना करे। हाँ, सेल्स नहीं करे, सेल्स सिस्टम बनाए। सेल्स का सिस्टम बनाए, इनिशियली आती हो, क्लोज करे, लोगों को ट्रेन करे और अपनी टीम खड़ी करे। लेकिन सेल्स के ऊपर वही बैठा हो, सेल्स के ज्यादा क्लोज हो। यानी कि मैं ऐसे समझता हूँ बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी रिपोर्टिंग उसके पास। यानी कि एक सीईओ ना सारा दिन अगर ऑफिस में है तो वो ये ना देखे भाई ग्रोसरी में आज मेरा बिल कितना है, वो ये देखे कि मेरी टीम ने सेल कितनी की है। सीईओ का ना डैशबोर्ड होना चाहिए। आप ChatGPT पे लिखिएगा सीईओ के डैशबोर्ड में डेली रिव्यू क्या होना चाहिए, मंथली रिव्यू, वीकली रिव्यू क्या होना चाहिए, और मंथली रिव्यू क्या होना चाहिए, और ईयरली, क्वार्टरली। वो आपको ना पूरा एक सेगमेंट बना के देगा, और उस हिसाब से ना अपने डैशबोर्ड सेट करें। और रियल टाइम में भी नजर आ रही हो आज इतनी आई, वो तो मेरा भी, मेरे पास भी रोज कुछ चीजें हैं। आपने किस में बनाया, कोई टूल या कस्टम बनाया हुआ है? हम लोगों ने तो CRM वगैरह डाले हुए, हमें उस पर भी अंदाजा होता है कि कितना फॉलोअप चल रहे हैं, कितनी पेमेंट रिमेनिंग है, कितनी चीजें हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं? हम लोग बिट्रिक्स यूज कर रहे हैं। बिट्रिक्स 24। जी, उसमें इंटरनल चैट सिस्टम भी है। ये एक वाहिद वो है जिसके अलावा मैंने सारे यूज किए हैं।
अच्छा ये एक वाहिद वो है जो मैं अभी तक यूज़ नहीं किया। अच्छा है। इसमें मतलब ये था कि इनका इंटरनल कॉन्वर्सेशन का भी बड़ा अच्छा वो व्हाट्सएप के अच्छा, तरह वो का chat- बना हुआ है। उस व्हाट्सएप में से ही समझे आप पूरा क्या कहते हैं टास्क क्रिएट करके CRM पे ले आते हैं। और अच्छा तो थोड़ा सा उसमें ये है कि मोबाइल पे अगर आपको पाबंदी करनी है ना अपनी कंपनी में यूसेज पे, हाँ, तो आप कर सकते हैं ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद कि भाई ये है ना कॉन्वर्सेशन के लिए, कॉल भी करो, वीडियो कॉल भी करो, चैट भी करो, हाँ तो इस पे करो। और वो रिकॉर्डेड भी होती है। आपस में भी। हाँ, कोई इशू है तो हम देख सकते हैं कि भाई और कहाँ इसका डैशबोर्ड बहुत ज़बरदस्त है। अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हमारा ना असल में एक अकाउंट्स की तरफ से चीज़ें कुछ बन के आती हैं, मैं वो समझ गया, तो वो तो आगे ना वो फाइनेंशियल हेल्थ शीट वगैरह और फाइनेंशियल कैश। वो हम हमारा एक ग्रुप है उसमें डेली वो शेयर होता है। हाँ तो वो तो फिजिकल है, उसमें CRM अच्छा, मैंने इंटीग्रेटेड नोट नहीं है। किया आप व्हाट्सएप यूज़ कर, स्लैक नहीं यूज़ करते थे। मैं हाँ जी मैं नहीं करता। है ना, नहीं नहीं, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है। लेकिन आपको लगता है कि व्हाट्सएप के बगैर अगर मुझे Slack मुझे पे ऐसा लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी है, हाँ ये गलत चीज़ है। मतलब ये इसको मैं रेकमेंड नहीं करता दूसरों को। मतलब मेरी पूरी कंपनी भी बिटरेक्स यूज़ करती है, और बेचारों को मेरी वजह से ना कुछ चीज़ों पे व्हाट्सएप पे आना पड़ जाता है। हाँ। मैं बिटरेक्स यूज़ करता हूँ मगर बहुत रेयर, कम करता हूँ। कुछ अनाउंसमेंट्स हो गई, कुछ कॉन्वर्सेशंस करनी, कुछ ग्रुप में गाइड वो आ करना है गया। तो कर दिया, वरना मैं असल में कम्युनिकेट ही नहीं करता टीम में। हाँ मैंने पूरे एक वो स्टेप्स बनाए हुए हैं, ठीक है हायरार्की ना, बनाई हुई है। हाँ ऐसे ही तो होना। मेरे जो सिर्फ ऊपर के 4-5 बंदे जिनसे मेरी आपने उन्हीं से कॉन्वर्सेशन करनी है, मैंने उन्हीं से करनी है, और उनसे मैं व्हाट्सएप पे उनसे ग्रुप व्हाट्सएप पे पे आप कर कर रहे सकते। होते हैं हम लोग। हमने किया हुआ है स्लैक प्लस क्लिकअप, ख़त्म उसके आगे बाकी एवरीथिंग इज़ डैशबोर्ड। जो हमारी पाइप ड्राइव भी एक टीम हमारी, वो जो रीमेज उसके तो एक पाइप ड्राइव करती है, सेल्स फोर्स कर रहे हैं हम सेटअप। बट अमेजिंग। एंड करते हैं। अतीब भाई, दिल तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन आपने कराची भी जाना है, और जो हमने इन्फॉर्मेशन आपसे आज एक्सट्रैक्ट की है ना, बिल्कुल। आपको मैं कमेंट्स आप पढ़ेंगे, लोग शायद गिला करते हैं मेरे से कि साथ भाई आप बहुत इंटरप्ट करते हैं गेस्ट को। ये ना मैंने नई नई पॉडकास्ट शुरू की तो लोगों का ये आना शुरू, आप इंटरप्ट करते हैं। मैं चुप होना शुरू हो गया। फिर लोगों ने कहा ये इंटरव्यू थोड़ी है कि आप क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाए, अपना ओपिनियन, अपने क्वेश्चन निकालें हमारे लिए। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ यार, इसके अलावा ना कोई काम की बात पूछो जो मैं और अतीब आंसर दे सकें, ये लेफ्ट राइट की हवाई बातें नहीं बिल्कुल करनी। बिल्कुल। तो आपसे जो आज हमने चीज़ें सीखी, मुझे सीखने को मिली, वो बड़ी यूज़फुल थी। कैसे आपने 250 बंदे की कंपनी से कैसे 1.5 मिलियन, और नॉन रिकरिंग अपसेलिंग सिस्टम, सेल्स लेड मेथोडोलॉजी, ये एक सक्सेस इन इट सेल्फ है, और ये सीखनी चाहिए आपसे। बहुत शुक्रिया अतीब भाई आपका आज टाइम देने का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद भी हम करते रहेंगे, आपको किसी कम्युनिटी का भी पार्ट बनाएंगे ताकि आपका वहाँ भी हम टाइम ले सकें। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया यहाँ तक अगर आपने देखा है, और आप एक एजेंसी हसलर हैं, एक टेक फाउंडर हैं, और आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, या स्टार्टअप हैं, या मिड कंपनी है, या एक स्केल के ऊपर फंसे हुए हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। यहाँ से वो चीज़ें रीड बिटवीन दी लाइन करें कि जितनी मैं निकाल सका आपके लिए अतीब भाई से, वो समझें, अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करें, टीम के साथ इम्प्लीमेंट करें, सेल्स स्ट्रक्चर को फिक्स करें उन चीज़ों को जो चीज़ें आपको डाइल्यूट करें, डिस्ट्रैक्शन दे रही हैं उनको ख़त्म करें, कल्चर को अंडरस्टैंड करें, कन्वीनियंस को लाएं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आज हमने सीखे। बाकी उन सब लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, इसको बेल आइकन वगैरह पे करें, कमेंट ज़रूर करें, अच्छे वाले, सीखने वाले। मैं सारे कमेंट खुद जवाब देता हूँ यहाँ पे, अभी तक थोड़े हैं तो इसलिए मैं दे देता हूँ। बाकी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और सीखते रहिए। बहुत शुक्रिया। आपको पॉडकास्ट का मज़ा तो आया। अब आपको मैं बताता हूँ, आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ये एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में, अब आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन को स्क्वीज आउट करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने टेक बिज़नेस और एजेंसी बिज़नेस के अंदर। आपने एज अ फाउंडर यहाँ पे रुकना नहीं है। आप जाएं, जाके फाउंडर सर्कल बाय सिंक विद साथ को ज्वाइन करें, मेरी फेसबुक कम्युनिटी पे क्वेश्चंस पूछें मेरे से, हम वहाँ पे फेसबुक पे डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क को। जाएं व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं सॉल्यूशंस दे रहता हूँ, वॉइस नोट्स की फॉर्म में, रिटन की फॉर्म में। मैं बाकी कम्युनिटी मेंबर्स, एक्सपर्ट्स, बाकी एजेंसीज़ जो आपसे आगे हैं, आपसे पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो वहाँ पे सब वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें और उस एक फाउंडर के साथ शेयर करें जो आपको पता है एक ट्रू हसलर है, जो कि बिल्कुल आपकी तरह इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, क्यूरियस है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस से गुजर रहा है, और वो जानना चाहता है उन सारे सवालात के जवाब जो उसको हेल्प करेंगे उसके एजेंसी और टेक बिज़नेस को आगे ले जाने में। तो अगर आपको यहाँ तक वैल्यू मिल रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बंदे तक भी इस वैल्यू को पहुँचाएं जो बंदा वो सारी कन्वर्सेशन को सुनने का हकदार है। आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, हर वीक हम लाएंगे ऐसी ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट आपके लिए। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, वहाँ भी मैं आंसर करूँगा। थैंक यू।